चाहे 131 राग और एकांशी की हल्दी। राग के दोस्तों ने जबरदस्ती उसे एकांशी के कमरे में पीछे वाली खिड़की के सहारे भेज दिया था। अपने दोस्तों की जिद के आगे राग कुछ नहीं कर पाया। जब वो कमरे में आया, एकांशी को रूम में देखा, उसे बाथरूम से आवाज आई तो दरवाजे को देखा जो अंदर से बंद नहीं था। राग उसे बंद करते हुए इस लड़की को कितनी बार कहा दरवाजा अंदर से बंद किया करे, लेकिन इसे कहा मेरी बात समझ आती है। उसके फोन पर मैसेज आया, तेरा हल्दी का सरप्राइज बाथरूम में है, जा इससे पहले देर हो जाए। राग की आंखें हैरानी से फैल गई। क्या करने वाले हैं ये लोग और कैसा सरप्राइज? कहीं इन लोगों ने उल्टी सीधी हरकत नहीं की हो जिससे एकांशी ऑकवर्ड फील करे, फिर खुद को देख लंबी सांस लेके ये सब तो अंदर जाके पता चलेगा। राग चल पहले अंदर चल। उसने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खुल गया, एकांशी अभी भी अपने हल्दी वाले लहंगे में ही थी। राग ने उसे देखा जिसने अपने नजरें झुका रखी थी। राग उसके पास आके, तुमने चेंज नहीं किया? एकांशी उसकी बात सुन के, आकृति भाभी ने मना किया था, जब तक आप हमें हल्दी नहीं लगा देंगे तब तक हम चेंज न करें। बाहर गांव से आए लोगों का मान रखने के लिए दादू ने हमारी हल्दी पर्दे में कराई, लेकिन भाभी ने कहा वो आपको कमरे में भेजगी। राग एकांशी की बात सुन के, हम तो मेरी अंशी मेरा वेट कर रही थी। वैसे ये बात बिल्कुल सही कही सबने, जब शादी हमारी है उसमें हो रही रस्में में हमारी है, उसके बाद भी हम दोनों ये रस्में ना निभाए तो गलत है ना। राग एकांशी के करीब होने लगा। उसे अपने करीब देख एकांशी शर्मा के पीछे होने लगी। राग उसे देखते हुए, वैसे तुम तो सारी ही हल्दी में हो रही हो, मैं कहाँ हल्दी लगाऊं और ऊपर से तुम्हारा ऊपर हल्दी का ये रंग, ये तो गलत बात है। बीवी अपने पति को कोई ऐसे तरसाता है? एकांशी राग की बात सुन के कुछ नहीं कहती। वो पीछे होते होते शावर के नॉब से टकरा गई। राग भी जब तक उसके करीब आ गया था, इधर शॉवर ऑन होते ही उससे हल्दी का पानी गिरने लगा। राग ने एक नज़र एकांशी को देखा और दूसरी नज़र शॉवर से गिरते पीले पानी को। अपने दोस्तों की तरकीब देख मन ही मन थैंक यू कहा। हम तो ये प्लान था उनका। वही एकांशी अचानक पानी गिरने से चौंक गई, क्योंकि इसमें से हल्दी के पानी के साथ हल्का गुनगुना पानी भी आ रहा था, ताकि दोनों बीमार न पड़े। राग एकांशी को देख खुद के करीब खींच लेता है, जिससे एकांशी उसके सीने से आकर लगती है। राग एकांशी को देख उसका चेहरा अपने हाथों में भर के, इतनी स्पेशल हल्दी तो मैंने सोची ही नहीं थी। अब तक मैं सोच रहा था तुम तो पूरी तरह से हल्दी में रंगी हुई, तो मैं अपने प्यार की हल्दी तुम्हें कहाँ लगाऊं, लेकिन अब तुम्हें अपने साथ अपने प्यार और हल्दी के रंग में रंग सकता हूँ। एकांशी राग की बात सुन के हल्की सी कांप गई, फिर खुद को संभालते हुए उसकी आंखों में देखती है। राग की नज़र उसके चेहरे पर थी, जिससे पानी गिरते हुए उसके होठों से होके उसके गले तक जा रहा था। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। राग ने एकांशी के होठों को खुद की कैद में ले लिया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को हल्दी के रंग में रंग रहे थे, लेकिन राग का हाथ जैसे ही एकांशी के कपड़ों पर पहुंचा, उसने अपने हाथ रोक लिए और एकांशी के होठों को छोड़ उसे अपने सीने से लगा के गहरी सांस लो। उसके बाद शॉवर बंद करके उसे टॉवल में अच्छे से लेपेट कर पीछे मुड़कर उसकी तरफ बाथरोब बढ़ाकर चेंज कर लो अंशी, वरना ठंडी लग जाएगी। एकांशी राग को नजर उठा के देखती है, उसके बाद उसकी पीठ पर अपना सिर टिकाकर, राग आप हमें ऐसे बीच में। एकांशी के आगे बोलने से पहले राग उसके होठों पर हाथ रखकर बस कुछ देर के बहक गया था। मैं हमारी हल्दी को यादगार बनाना चाहता था और मुझे लगता है हमारी हल्दी यादगार बन भी गई। इससे आगे मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। एकांशी राग को देखकर, लेकिन क्यों? राग उसकी आंखों में इंटेंस तरीके से देखता है। उसके बाद हमारी शादी की सारी रस्मों को मैं अच्छे से जीना चाहता हूँ, और हमारा मिलने का वो समय खास हो जिसमें तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर, हाथों में मेहंदी, हाथों में चूड़ा और गले में मंगलसूत्र होगा। उस दिन न मैं खुद रुकूंगा और तुम्हें भी इसकी इज्जत नहीं है। सो बी रेडी बीवी, क्योंकि आज राग ने रियायत दे दी, उसके बाद राग से रियायत की उम्मीद नहीं रखना। राग की बात सुन के एकांशी शर्मा जाती है, उसके सीने से लग जाती है। राग उसके माथे को चूम के, जाओ जाके कपड़े बदल लो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। एकांशी में एक के कहने पर वहां से बाथरोब पहनकर कमरे में आ जाती है। वहां आके देखती है राग के कपड़े भी वही बैग पर रखे हैं। उसे लगा राग लाया होगा, इसलिए बाथरूम में उसके कपड़े देके रहा, आप भी चेंज कर लीजिए। अंशी तुम बदल लो, मेरे कपड़े नहीं है यहाँ। एकांशी उसकी बात सुन के, आपके कपड़े यही तो बैग पर रखे थे, लीजिए चेंज कर लीजिए। राग मन में, लेकिन मैं तो कपड़े लाया ही नहीं। फिर खुद से लगता है साकेत या साहिल का काम होगा। वो जल्दी से खुद को टॉवल से पूछ के कपड़े पहन के रूम से बाहर आ जाता है। एकांशी राग को देख
आपके बाल गीले हैं राग, आइए हम पूछ देते हैं। राग एकांशी को देख, रहने दो, सूख जाएंगे, मैं बाहर जाता हूँ, तुम जल्दी रेडी होकर आओ, भूख लगी है और हाँ, काला टीका जरूर लगा लेना, मैं नहीं चाहता मेरी दुल्हन को किसी की नजर लगे। राग की बात सुन के एकांशी शर्मा जाती है। वही राग उसे फ्लाइंग किस देके मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेर के रूम से बाहर निकल जाता है। वो तो खिड़की के रास्ते से जा रहा था, लेकिन अंशी ने जिद की इसलिए वो दरवाजे से गया। रास्ते में भी उसे कोई नहीं दिखा, इसलिए आसनी से अपने कमरे में आ गया। वही साकेत साहिल और चेतन राज के साथ एकांशी के कमरे के नीचे सीढ़ी लगा के बैठे राग का इंतजार कर रहे थे। उन्हें क्या पता, राग तो पहले ही अपने कमरे में पहुंच गया। इधर एकांशी में खुद को एक बात शीशे में निहारा, उसके चेहरे पर अलग ही नूर छाया हुआ था। हल्दी के साथ साथ राग के प्यार का असर था। एकांशी बेड पर लेटी और अपनी आंखें बंद कर ली। करीब 10 मिनट बाद उसने अपनी आंखें खोली और सिर पर दुपट्टा ओढ़े नीचे की तरफ बढ़ गई। वही राग दोस्त जो कब एकांशी के रूम के पीछे बैठे थे, आपस में भुनाभुनाते हुए इस साले को हल्दी मनाने को भेजा था सुहागरात। यार साहिल, उसे कॉल करके बुला। वही जैसे ही उन्हें एहसास होता है राज भी यही है, वो झेप जाते हैं। बेशक राज उनका दोस्त था, लेकिन राज एक भाई भी था। राज उन्हें देख इट्स ओके, मैं अंशी के भाई के साथ साथ तुम सबका दोस्त भी ही, अब पहले राग को कल लगाओ। साहिल राग के पास कॉल लगाता था। वही साकेत उसके हाथ से फोन लेता है। राग ने जैसे ही फाइन रिंगटोन सुनी, जल्दी से अपना फोन देखा जिस पर साहिल का नाम शो हो रहा था। राग अपने रूम में आके लेट गया था, उसे थोड़ी थकान हो रही थी, इसलिए उसने फोन कान पर लगाया। वो कुछ बोलता उससे पहले साकेत उसके ऊपर बरस पड़ा। साले, तुझे हल्दी की रस्म के लिए भेजा था उसके पास, तू है कि आने का नाम नहीं ले रहा। हल्दी लगानी है उसके, सुहागरात नहीं बनानी, शादी तक का तो सब्र कर बेशर्म आदमी। हम जब तक भाभी के रूम के नीचे खड़े रहे, यही रहा तो कोई आ जाएगा और पानी साबुन के हमें धो डालेगा, अब जल्दी आ। राग इनकी बातें सुन के चौंकते हुए खड़ा होता है। लेकिन तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो कब का मेरे रूम में आ गया। साकेत चीखते हुए, अरे चू, हम तो कब के यही खड़े हैं, तू कब रूम में चला गया? राग अब उसकी गालियों से चिढ़ते हुए, रूम में खिड़की के अलावा दरवाजा भी होता है और मैं उससे ही रूम में आया हूँ, और अब वहाँ जासूसी हो गई हो तो यहाँ आ जाओ। राग की बात सुन के चारों चिढ़ते हुए उसके रूम को तरफ बढ़ जाते हैं। साकेत बड़बड़ाते हुए, मतलब हद है, हमने सब कुछ किया और उसे हमारी कद्र ही नहीं है। हमें वहाँ कब से इसके आने का इंतजार कर रहे हैं, पर मजाल जो साहब जी एक बात हमें बता देते कि वो पहले जी अपने रूम में पहुँच गए हैं। राग के रूम में आते ही चारों उसके ऊपर टूट पड़े। राग उनसे बचकर, अरे यार बात करो, क्या जान लोगो। साहिल उसे घुट के, उसका हम क्या करेंगे, वो तो पहले ही हमारी भाभी की है। राग उन्हें देख, मुझे सच में नहीं पता था तुम सब वही हो, वरना तुम्हें पहले ही इन्फॉर्म कर देगा और मैं विंडो से ही आने वाला था, लेकिन अंशी ने कहा कि मैं दरवाजा से जाओ, बाहर कोई नहीं है। सॉरी। चेतन उसे देख, चल कोई बात नहीं, अभी बहुत जोरों की भूख लगी है, चल खाना खाते हैं। राग सबको देख, हम चलो। उसके बाद वो लोग खाना कहने नीचे की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर नीचे सभी गेस्ट ने खाना खा लिया था, बाद कुछ घर के मेंबर ही बचे थे। एकांशी वहां आके, माँ आप सबने खाना खा लिया? अनु जी और एकता जी उन्हें देखा, बच्चा हमने खाना खा लिया और तुम भी खाओ। उसके बाद पिंकी को देख, पिंकी गुड़िया खाना खा ले। उसके बाद उसके हाथ में कंकन डोरे के साथ काला डोरा भी बांध देना, नई दुल्हन है, ऊपर से हल्दी भी कह गई, बुरी नजरों से बचाएगी इसे, और राग के हाथ में भी बांध देना। जी माँ आप चिंता मत कीजिए, जाके रेस्ट कीजिए, आज के सारे काम ही गए और आप दोनों सबसे लगी हुई हो। कल मेहंदी की रस्म और संगीत है और दो रस्म में थकान ज्यादा हो जाएगी, लेकिन बेटा आराम की जरूरत तो तुम्हें भी है। माँ मैं ठीक हूँ, बस राग और इन लोगों को खाना खिला के हम भी रेस्ट करने चले जाएंगे। एकता जी और अनु जी पिंकी, आकृति और संजना के जोर देने पर वहां से चली जाती है। वही राग और बाकी सब खाना खाने आते हैं, उनके साथ ही राघव भी आ जाता है। पिंकी उन्हें देख, अच्छा हुआ तुम सब भी आ गए, अब खाना खा के रेस्ट करना है। फिर राग के दोस्तों को देखकर, तुम लोग भी कल दो रस्म है और थकान ज्यादा हो जाएगी, इसलिए आज आराम कर लो, और परसों तो रेस्ट की उम्मीद ही नहीं है क्योंकि परसों शादी है। पिंकी की बात सुन के सब लोग हाँ में सिर हिला देते हैं और खाना खाकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं राघव पिंकी के पास आके उसे गोद में उठा लेता है। पिंकी चौंकते हुए, राग क्या कर रहे हो आप, कोई देख लेगा। राघव उसे देख लेगा तो देख लेने दो, मेरी बीवी हो भाई, और सुबह से इधर उधर कितना काम कर रही हो, और अब बेबी और उसकी मम्मा दोनों को आराम चाहिए, अब कुछ नहीं बोलना तुम।
राघव पिंकी को लेके रूम में आ जाता है और उसे बेड पर लिटाकर खुद भी उसके बगल में लेट जाता है। कल और परसों बहुत सारे काम है इसलिए आराम करो। सारा दिन की भाग दौड़ की वजह से दोनों को ही जल्दी नींद आ जाती है। वही इधर संजना इधर से उधर करवट ले रही थी जिसे राज अच्छे से महसूस कर रहा था। काफी देर ऐसे ही चलता रहा तो राग उसे देख क्या हुआ? संजना उसे देख कुछ नहीं। राज की नज़र संजना के पैरों पर जाती है। वो वहां से खड़ा होकर नीचे की तरफ बढ़ जाता है। संजना को कुछ समझ नहीं आता राज गया कहाँ है। वो वही बेड पर बैठे उसका इंतजार करने लगती है। वही राज नीचे आके वहां किचन में जाके सरसों का तेल ढूंढता है। उसके बाद जब काफी मेहनत करने के बाद वो मिल जाता है तो उसे गर्म करके रूम की तरफ बढ़ जाता है। मेहंदी। संजना इधर उधर करवट ले रही थी जिसे राज काफी देर से महसूस कर रहा था। उसने खड़े होकर संजना को देखा। उसके बाद उसकी नज़र संजना के पैरों पर गई। वो बिना कहे रूम से बाहर निकल गया। वही संजना को लगा शायद उसके बार बार इधर से उधर हिलने की वजह से राज की नींद डिस्टर्ब हो रही है जिस वजह से वो यहाँ से चला गया। वो उदास होकर लेट जाती है। अपनी आंखें बंद करके सोने को कोशिश करने लगती है लेकिन राज के ऐसे उठ के जाने की वजह से उसे बेचैनी होने लगती है। आंखें नम हो जाती है। उसे समझ नहीं आता क्या करे। वही दूसरी तरफ राज किचन में आके पहले सरसों का तेल ढूंढता है। उसके बाद जब उसे काफ़ी मेहनत करने पर तेल मिल जाता है तो उसे गर्म करके रूम की तरफ बढ़ जाता है। रूम में आके देखा जो संजना बेड पर नहीं थी। उसने गर्म तेल की कटोरी वही टेबल पर रखी और संजना को देखा जो बालकनी में खड़ी खुद को बाहों में समेट रखा था। राज उसे ऐसे देख अलमीरा से शॉल निकालकर बालकनी की तरफ बढ़ गया। उसने संजना के पीछे से उसे शॉल डाला और उसे बाहों में भर के यहाँ इतनी रात को सर्दी में क्या कर रही हो तुम? संजना अचानक राज की इस हरकत से चौंक जाती है। उसे तो लगा राज यहाँ से किसी और कमरे में सोने गया होगा लेकिन राज को यहाँ देख वो धीरे से आप यहाँ। राज उसे गोद में उठा के बेड पर बिठाते हुए हम्म और मुझे कहाँ होना चाहिए था। उसने बालकनी का दरवाजा लगाया और पर्दे लगा के संजना के पास आ गया। उसके बाद तेल की कटोरी उसके पास रखकर जैसे ही उसके पैरों को छूने लगा राज उसे देख क्या कर रहे हो तुम? और ये कटोरी में क्या है? संजना की बात सुन के राज उसे देख पैरों ने इतनी सूजन है उसके बाद भी इधर से उधर भाग दौड़ कर रही थी। रेस्ट करना था ना। और फिर जब नींद नहीं आ रही थी तो बताया क्यों नहीं? राज की बात सुन के संजना धीरे से मुझे लगा तुम भी सारा दिन इधर से उधर कर रहे हो तुम्हें भी तो थकान हो रही होगी ना। राज संजना की बात सुन के राज उसके पैरों पर मालिश करते हुए तुम्हारे लिए मैं कभी भी थक सकता हूँ भला जानती हो ना तुम। उसके बाद भी आगे से अगर मुझसे अपनी तकलीफ छिपाई न तो देखना तुम। करीब आधा घंटा पैरों की मालिश के बाद संजना को काफ़ी रिलैक्स फील हुआ और कब आज ऐसे लेटे उसे नींद आई उसे खुद को पता ही नहीं चला। राज ने उसे देखा तो वो मुस्करा दिया। उसने झुक के उसका माथा चूमा और उसे अच्छे से लिटा के उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। फिर लाइट ऑफ करके अपने हाथ साफ करके उसके पेट के पास किस करके बच्चा आपकी बुआ की शादी है इसलिए मम्मा को बहुत सारे काम है। मम्मा को परेशान नहीं करना है ओके। उसके बाद उसके पेट को चूम के उसे अपनी बाहों लेकर लेट गया। संजना भी राज की एहसास पाते ही आराम से सो गई। कल मेहंदी की रस्म थी। एकता जी और अनु जी सारी तैयारी करके सोई थी। अगली सुबह सुबह की दिनचर्या सबके काम से शुरू हो गई। दोपहर में मेहंदी थी और वही शाम को लेडीज संगीत। साकेत और सभी दोस्त राग के कमरे में बैठे थे। वो राग को देख यार कल तेरी शादी हो जाएगी आज रात बैचलर पार्टी तो बनती है। साकेत की बात सुन के चेतन ओ हेलो ये बैचलर वैसे भी नहीं इसकी पहले ही शादी हो गई है भाभी से फिर बैचलर पार्टी का क्या मतलब? साकेत उसकी बात सुन के हाथ तो पहले भाभी की ये रस्म नहीं हुई थी ना इसके साथ लेकिन अब हो रही है ना। जब सभी रस्में फिर से हो रही है तो बैचलर पार्टी भी होनी चाहिए। साहिल साकेत की बात से सहमत होते हुए हम ये बात तो सही है वैसे भी पिछले कितने महीनों से ये भाभी के साथ कब रह रहा है। भाभी अपनी बैचलर लाइफ जी रही थी और ये भी। राग सबको देख लेकिन तुम सब। साकेत उसे बीच में रोककर तू तो रहने ही दे और तू चिंता मत कर। हम फार्म हाउस से बाहर नहीं जाएंगे इतना बड़ा फार्म हाउस है इसलिए यहीं पर अरेंजमेंट कर देंगे। राग सबको देख मुझे नहीं पता जो करना है करो लेकिन एक बार दादू और डैड की परमिशन ले लेना। राग की बात सुन के साकेत बस कर तू बस खुद पार्टी में आ जाना बाकी हम परमिशन खुद ले लेंगे और सारी तैयारी भी कर देंगे। और हाँ राघव जीजू और राज को भी बोल देना और कृष्ण भाई को भी। और हाँ एक बात ध्यान रखना गर्ल्स गैंग को नहीं पता चले। राग उन्हें असमंजस से देखते हुए क्यों ऐसा करने वाले हो तुम? साकेत उसे घूर के कल के बाद पत्नीव्रता बन जाना आज हमारा दोस्त ही रहे। और एक बात मैं बताना ही भूल गया आज मेहंदी की रस्म में माही
और जानवी आ रही है, इसलिए उन्हें हमारी पार्टी की खबर कानों का कान नहीं होनी चाहिए, वरना माही को तुम सब जानते हो, शादी से पहले हमारा तलाक हो जाएगा। राग उसे देख ऐसे काम ही क्यों करता है जिससे वो तुझसे नाराज हो। साकेत उसे देख हाँ तू तो बोलेगा ही, तुझे इतनी प्यारी वाइफ जो मिली है, जो तेरी सारी बातें मान लेती है और तो और कभी तेरी किसी बात को मना नहीं करती। राग उसकी बात सुन के कुछ नहीं कहता, बस उन्हें देख। ठीक है तुम लोग तैयारी कर लो, मैं मेहंदी के लिए रेडी हो जाता हूँ, नहीं तो माँ ने ऐसे देखा तो कल जैसे हल्दी वाले दिन भड़की थी वैसे ही भड़क जाएगी। राग वहाँ से अपने कपड़े लेके चेंज करने चला जाता है और बाकी सब रात को होने वाली बैचलर पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। उन्होंने अनुराग जी और ओम जी दोनों से ही परमिशन लेकी थी, जिसमें दोनों ने कोई इतराज नहीं दिखाया। वहीं उन्होंने राघव, राज और कृष्ण को भी रात के प्लान के बारे में बता दिया था। अब रात को वो पार्टी में क्या क्या करने वाले थे ये तो उन्हें ही पता था। सबके खाने पीने के बाद नीचे मेहंदी वाली आ गई थी। राग तैयार होके नीचे आया, सबके बीच बैठ गया। वहीं एकांशी अभी भी तैयार हो रही थी। मेहंदी कलर के लहंगे में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। राग की नज़र जैसे उसके ऊपर थम गई और उसे देख रहा था, तभी साकेत वहां आके उसके हाथ में चुटकी काट देता है, जिससे राग चिल्ला पड़ता है। अचानक राग के चिल्लाने से सबकी नज़र उसके ऊपर चली जाती है। वही साकेत उसे घूरते हुए की कर रहा है। अनु जी, राग को देख क्या हुआ? राग तू चिल्लाया क्यों? कुछ नहीं माँ, शायद किसी ने गलती से मेरे पैर पर अपना पैर रख दिया था। मम। राग अब साकेत को देख, क्या प्रॉब्लम है तेरी? क्या किया तूने? साकेत उसे देख घूरे उसके पास बैठकर। और जो तू भाभी को आंखें फाड़े देख रहा था वो क्या था? कोई तुझे देखता तो क्या सोचता? एक तो तेरी इज्जत का फालूदा होने से बचा लिया, ऊपर से तू मुझे ही कोस रहा है। राग उसकी बात सुन के झेप जाता है। पिंकी ने एकांशी को सबके नीचे लाके बिठा दिया। अनु जी पहले पिंकी से राग के हाथ में मेहंदी लगाने को कहा तो राग मेहंदी देख दी, मैं नहीं लगवाऊंगा। अनु जी डपकते हुए, चुप कर, ये रस्म है और मेहंदी की महक से पति पत्नी का रिश्ता महकता है। राग बेचारगी से अपनी माँ को देख, लेकिन माँ, अंशी लगवा रही है ना, मुझे नहीं लगवानी। अनु जी उसे आंखें दिखाकर, हाँ तो शादी अकेली उसकी हो रही है, चुपचाप बैठकर मेहंदी लगा। अनु को डांट के बाद बेचारा चुपचाप बैठकर मेहंदी लगवाने लगता है। पिंकी में सगुन के लाए मेहंदी लगाई, बाकी की मेहंदी वाली लगाने लगी। राग का मुंह बना हुआ था, लेकिन अनु जी को वजह से कुछ नहीं बोल पा रहा था। इधर अनु जी के कहने पर संजना ने एकांशी के हाथ पर सगुन किया और यश जी ने उसे एक झुमके का सेट दिया। ऐसा ही सेट उन्होंने पिंकी को दिया। आकृति के पास गए तो आकृति उन्हें देख, लेकिन हम कैसे? एकता जी उसके पास आके, क्यों आप क्यों नहीं ले सकती? आप भी तो हमारी बेटी जैसी हो ना। पिंकी और संजना को अंशी को भाभी होने के नाते मिला और आपको उसकी बड़ी बहन होने के नाते अब तो मना नहीं करोगी। आकृति एक नज़र अनु जी को देखती है। अनु जी उसे मुस्कुराते हुए लेने का इशारा करती है तो वो उनसे वो ले लेती है। संजना के नेक करने के बाद मेहंदी वाली में एकांशी ले हाथों में भी मेहंदी लगाने का काम कर दिया था। एक उसके पैरों पर, दूसरी उसके हाथों पर मेहंदी लगा रही थी। वही राग अनु जी को देख, माँ सगुन तो हो गया ना, बस अब रहने दीजिए। अनु जी मेहंदी वाली के पास आके, बेटा बस मेरी बेटी का नाम इसके हाथ पर लिख दो। मेहंदी वाली में राग से नाम पूछ ले, बहुत ही सुंदर तरीके से उसके हाथ पर नाम लिखा दिया। वही राग अब फ्री हो गया था। उसके बाद नंबर था घर की सभी लेडीज का और जेंट्स ने संभाल लिया था मनोरंजन का कार्यक्रम, मतलब नाच गाना। यश जी वहां हॉल में आके गाने लगे, मेहंदी है रचने वाली, हाथों पर गहरी लाली, बोलो सिखिया सुन बतिया, हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। उसके बाद एक के बाद एक परफॉर्मेंस होने लगी, जिसका सारा जामोदार हमारी जेंट्स पर था। वही राग बेचारा अपने दोनों हाथों को लेके बैठा था। तभी साकेत उसे खींचते हुए बीच में ले आया। साहिल उसके पास आके, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे संजना। तभी साकेत को गर्लफ्रेंड माही और सबकी एक और ग्रुप मेंबर जानवी आने वाली थी। वो आई और उनके इस गाने में तड़का लगा दिए। वही साकेत की हालात खराब हो गई, क्योंकि नहीं उसे घूर घूर के देख रही थी। राग अब साकेत के पास आके, बहुत मजे कर लिए बेटे, अब मजा कर। साकेत उसे घूर के, एक तो मेरी वैसे ही फटी जा रही है, ऊपर तुझे मजाक सूझ रहा है, क्यों डरा रहा है तू मुझे? राग साकेत की बात उनके, मैं कब डरा रहा हूँ? तभी माही और जानवी उनके पास आके, कांग्रेचुलेशन राग। राग उन्हें थैंक यू। राग साकेत की हालत देख माही और जानवी से, अच्छा बातें तो बाद में हो जाएगी, पहले तुम दोनों कुछ खा लो। माही साकेत को देख, खाना तो साकेत खिला देंगे, मैं और जानवी भी पहले मेहंदी लगवा लेते हैं। राग उनकी बात सुन के, जैसा तुम्हें ठीक लगे।
उसके बाद वो दोनों भी मेहंदी लगवाने लगती है। सबकी जेदातार मेहंदी लग गई थी, लेकिन एकांशी दुल्हन थी, उसकी मेहंदी में समय लग रहा था। उसकी बैठे बैठे ही हालत खराब हो रही थी। मेहंदी लगाने के ज्यादा समय हो गया था, तो जेंट्स सभी लेडीज के पास आके ये सब तो कुछ खुद से खाने से रही। उसके बाद सभी जेंट्स एक एक प्लेट में खाना लेके लेडीज के पास आ गए। एकांशी की नज़र राग पर, जिसके खुद के हाथों में मेहंदी लगी थी। अब बेचारी कैसे बोलती, उसे भूख लगी है। उसके पति देव तो बेचारे खुद अपने हाथ लिए बैठे हैं। तभी उसके आगे दो कोर आए। एकांशी में नज़र उठा के देखा तो राघव और राज उसके आगे प्लेट लेके खड़े थे। दोनों को देख एकांशी की आंखें नम हो गई। वही आकृति को खली हाथ देख दादाजी उसके पास आके, आकृति बेटा तुम भी मेहंदी लगवा लो, हमारे पोते को हमें दो। आकृति मुकसुरते हुए दादू को बच्चे को दे देती है। एक्चुअली पहले अनु जी उससे मेहंदी लगवाने को कहा था, लेकिन बच्चा तो रहा, इसलिए उसने बाद में मेहंदी को लगवाने को कहा और अनु जी को बोल दिया वो मेहंदी लगवा ले। अब वो चुप था। दादू के देने के बाद वो भी मेहंदी लगवाने लगी। वही दादू बच्चे को लेके एक तरफ आ गए ताकि उसके साथ खेल सके। उन्हें समय नहीं मिलता था, लेकिन आज समय था, क्योंकि मेहंदी की रस्म थी और सभी उसमें लगे हुए थे। नंदरानी गजब ढा रही हो, एकांशी में नजरें उठा के देखा। राज और राघव उसके आगे प्लेट लेके खड़े थे। एकांशी की आंखें नम हो गईं। राघव और राज उसे देख उसके पास बैठ जाते हैं। भूख लगी होगी ना तुम्हें, कितनी देर हो गई ऐसे बैठे बैठे। उसके बाद मेहंदी वाली से खाना खाने के लिए बोला, तो मेहंदी वाली भी हाँ में सिर हिला के वहां से चली गई। उसके बाद राज ने प्लेट साइड रखकर उसके पैरों के नीचे पिलो लगाया और उसके बैक के पीछे में 2 पिलो एडजस्ट कर दिए, जिससे वो आराम से बैठ सके। दोनों ने उसे खाना खिलाया और पानी पिला के थोड़ी देर रेस्ट कर उसके बाद मेहंदी वाले को भेजती हूँ। एकांशी ने हाँ में सिर हिला दिया तो वो दोनों एक और प्लेट लेके पिंकी और संजना की तरफ बढ़ गए। दोनों ने ही दूर से अपने पतियों की बलाएं ले ली थी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था वो दोनों पहले एकांशी को खिलाकर आए हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दी। उसके बाद राघव ने पिंकी को और राज में संजना को खाना खिलाया। अनु जी के पास अनुराग जी थे, वही एकता जी को यश जी खिला रहे थे। कुल मिला के सभी पार्टनर अपने पार्टनर के साथ मस्त थे। राग सबको देख कितने आराम से खा रहे ये लोग, किसी को मेरा ध्यान नहीं है। अंशी को उसके भाइयों ने खिला दिया, यार मुझे भी लगी है। तभी साहिल उसके पास प्लेट लाकर, अभी किसी को तेरा ध्यान नहीं है, और राज संजना को खिलाने में बिजी, वरना उसके होते तुझे किसी को जरूरत नहीं पड़ती। और साकेत को अब उसकी एटॉम बॉम्ब जीने नहीं देगी, इसलिए वो उसे खिला रहा है। चेतन अपने घर गया है और बचा मैं, मेरे अलावा तुझे कोई और खाना नहीं खिला सकता, कहते उसने राग की तरफ एक कोर बढ़ा दिया। राग उसे घूर के, इतना लंबा चौड़ा भाषण देने को किसने कहा था, तुझे चुपचाप खिला नहीं देता। कितनी भूख लगी है, ऊपर से मेहंदी, पता नहीं कब तक रखनी होगी। साहिल उसे देख मुस्कुराकर, भड़क मत, अब शादी के लड्डू खाएगा तो थोड़ा तो परेशानी होगी ना। राग ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हिला दिया। साहिल ने उसे खाना खिलाया। उसके बाद वहां से उठकर अब बैठ जा चुपचाप, फिर शाम में संगीत भी है। राग उसकी बात सुन के वही बैठ गया। अब उसके ठीक सामने एकांशी बैठी थी, जिसके दोनों पैरों और एक हाथ पर मेहंदी लग गई थी, एक हाथ थोड़ा सा बचा था। उसके चेहरे पर थकान अलग ही दिख रही थी। अपने ऊपर किसी को नजरें महसूस कर एकांशी ने नजरें उठा के देखा। राग को अपने सामने खुद को निहारते देख उसकी आंखें खुद व खुद ही झुक गई। राग उसे ऐसे देख मुस्कुरा दिया। वही साकेत को जैसे माही ने इतना व्यस्त कर लिया था कि रात को होने वाली बैचलर पार्टी के बारे के वो भूल गया था। माही उसे देख, क्या कर रहे हो साकेत, जल्दी खिलाओ ना। साकेत ने उसे जैसे तैसे खाना खिलाया और जैसे ही उठने लगा, माही उसे आवाज देके, कहा जा रहे हो। साकेत उसकी बात सुन के, ये रखने, वो अपने हाथ में पकड़ी प्लेट को तरफ इशारा करके बोलता है। माही उसे देख, जल्दी प्लेट रखकर आओ। साकेत उसकी बात सुन के, अब क्या काम है, तुम पहले आओगे तो सही। साकेत वहां से मुंह बना के जाते हुए राग को कॉल करके, राग बचा ले मुझे, वरना वो आज मुझे छोड़ेगी नहीं। राग उसकी बात सुन के, कौन नहीं छोड़ेगा तुझे यार, माही जब से ही खुद से चिपका के बैठी है। राग उसकी बात सुन के, होने वाली बीवी है तेरी, हॉस्पिटल में होता है तब तुझे परेशान नहीं करती ना वो। अब तू फ्री है, तेरे पास समय है, परेशान कर रही है तो सुन ले उसकी। राग को बात सुन के साकेत फोन काट कर, साला ये तो खुद पत्नी वर्ता है। उसके बाद मन मार के मुंह बना के वो वहां से माही के पास आ जाता है। माही उसे देख, इतना समय कहाँ लगा। साकेत उसकी बात सुन के, वो हॉस्पिटल से कॉल आ गया था, तुम बताओ क्या काम था। माही उसे देख, वो मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगी है और मेरे चेहरे पर खुजली हो रही है, प्लीज खुजला दो। साकेत उसकी बात सुन के चिढ़ते हुए,
उसके पास बैठ जाता है लेकिन अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देता। उसके बाद उसे देख कहाँ पर साकेत जैसे जैसे माही बोलती गई वैसे वैसे करता है। करीब 10 मिनट बाद माही शादी वाला घर बहुत से काम है, तुम जानती हो राग की खुद की शादी है तो वो कुछ काम नहीं कर सकता और कृष्ण भाई उनका छोटा सा बेबी है जिस वजह से उन्हें उसे देखना होता है। मैं तुम्हारे पास हूँ, चेतन को राग में हॉस्पिटल भेजा है, कोई इमरजेंसी है। और साहिल राग को खाना खिला रहा है। माही उसकी सारी राम कथा सुनने के बाद प्यार से साकेत तुम इतनी तक कहानी क्यों सुना रहे हो, सीधे सीधे बोल दो ना, तुम्हें काम है, मैं रोकूंगी थोड़ी ना। साकेत उसे देख सच में। माही उसे देखा में सिर हिला देती है। उसके बाद साकेत उसका माथा चूम के थैंक यू, उसके बाद वहां से चला जाता है। माही भी उसे जाते देख मुस्कुरा देती है। करीब 1 घंटे बाद सबको मेहंदी लग गई थी और जिनकी मेहंदी पहले लगी थी उनकी मेहंदी सूख भी गई थी। राग ने मेहंदी सूखते ही सबसे पहले हाथ धोए क्योंकि सबसे पहले मेहंदी उसको ही लगी थी। उसके बाद सब लोग अपने मेहंदी सूखते ही धोने लगे। सबको अब संगीत की तैयारी करनी थी। संगीत के लिए छोटा सा स्टेज बनाया गया था जिस पर 2 चेयर रखी गई जहां राग और एकांशी को बैठना था। एकांशी की मेहंदी तो सूख चुकी थी लेकिन अभी उसे रेडी करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट नहीं आई थी, इसलिए एकता जी ने राघव से कहकर उसे रूम में भेज दिया जिससे वो आराम कर सके और एकांशी को देख बुढ़िया बेटा मेकअप आर्टिस्ट के आते ही मेहंदी धो ले लेना, तब तक रूम में आराम करो। एकांशी उनकी तरफ देख में सिर हिला देती है। राघव ने उसे उसके रूम में छोड़ उसके सिर पर हाथ फेर के, बच्चा थोड़ी देर लेट जा, वैसे भी मेहंदी सूख गई है, अभी संगीत में भी बैठना होगा। एकांशी उसकी बात सुन के में सिर हिला देती है। राघव उसे देख मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। एकांशी ने जैसे ही आंख बंद करनी चाहिए तभी किसी की आहट से उसकी आंख खुल गई। उसने देखा राग धीरे से दरवाजा बंद कर रहा था। उसे वहां देख आप यहाँ, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा। राग उसके पास आके कोई कुछ नहीं सोचेगा, तुम लेट जाओ, सुबह से मेहंदी के लिए बैठी बैठी थक गई होगी। एकांशी को राग की बात सही लगती है, वो वाकई थक गई थी। राग में उसे अच्छे से पिलो लगा के लिटाया और प्यार से उसका माथा चूम लिया। एकांशी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। राग उसे देख अब संगीत के लिए तुम्हें रेडी करने मेकअप आर्टिस्ट आए तो उसे कहना मेकअप लाइट करे और लिपस्टिक भी डार्क नहीं लगाना। एकांशी उसकी बात सुन के कन्फ्यूज होके उसे देखती है तो राग उसे देख, यार ऐसे मत देखो, तुम्हारा कलर पहले ही इतना फेयर है, ये डार्क मेकअप सूट नहीं करता, उस पर डार्क लिपस्टिक देख, मेरा खुद पर कंट्रोल बहुत मुश्किल होता है, कल रात के बाद कितना डार्क लिपस्टिक लगानी है लगा लेना, अभी नहीं। एकांशी राग की बात सुन के शर्मा जाती है। राग उसका लिप्स को हल्का सा चूमते हुए, मैं जाता हूँ उससे पहले कोई आए। एकांशी उसकी हरकत को समझ पाती उससे पहले ही वो दरवाजा खोल के इधर उधर देखा और बाहर चला गया। वही एकांशी कुछ रिएक्ट नहीं कर पाई क्योंकि राग ने पहले ही उसे अच्छे से कंफर्ट करके लिटा दिया था। थकान की वजह से उसे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद उसकी आंख पिंकी के जगाने से खुली। पिंकी उसे देख, बुढ़िया खड़ी हो जाओ, संगीत की रस्म शुरू होने वाली है, पहले अपने हाथ पैर धो लो, उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट तुम्हें तैयार कर देगी। एकांशी अपनी आंखें मलती हुई खड़ी होती है और बाथरूम में चली जाती है। सब रेडी हो गए थे। पिंकी मेकअप आर्टिस्ट को एकांशी को तैयार करने का इशारा करके वहां से चली गई। एकांशी बाहर आई तो मेकअप आर्टिस्ट ने उसे ड्रेस पहनने को कहा। एकांशी में बैग में से ड्रेस निकाली और चेंजिंग रूम को तरफ बढ़ गई। ये लाइट बेबी पिंक में प्यारा सा गाउन था जिसकी कटिंग स्लीव्स थी, पीछे से गला थोड़ा डीप था। राग ने खुद इसके ऑर्डर देके डिजाइन कराया था। मेकअप आर्टिस्ट ने उसे देखा, वो बिना मेकअप ही बहुत प्यारी लग रही थी। एकांशी उसे देख, हमारा मेकअप थोड़ा लाइट करना और लिपस्टिक भी थोड़ी लाइट लगाना। मेकअप आर्टिस्ट उसकी बात सुन के उसकी तरफ देखती, उसके बाद मुस्कुराते हुए, आप तो बना मेकअप ही बहुत प्यारी लग रही हो, बाकी आप इधर बैठो, मैं एकदम लाइट मेकअप करूंगी। मेकअप आर्टिस्ट के कहने पर एकांशी चेयर पर बैठ गई। इसके बाद मेकअप आर्टिस्ट ने इसके बालों को कल करके खुला छोड़ दिया। उसके बाद उसके एकदम लाइट मेकअप देने के बाद उसने उसके होठों पर न्यूड लिपस्टिक लगाई। उसके बाद एकांशी को देख, मैम आप एक बार खुद को शीशे में देख लो। एकांशी ने खुद को देखा, तब तक आकृति पिंकी दोनों उसके कमरे में आ गई। आकृति की नज़र जैसे ही उसके ऊपर गई, उसे मुंह खोले देखती रही। वही पिंकी सीटी बजा के, आज तो जहर लग रही हो, क्या बात है नंद रानी, मेरे भाई पर बिजली गिराने के इरादे है क्या? बेचारा मेरा भाई कैसे कंट्रोल करेगा खुद को। पिंकी की बात सुन के एकांशी की नज़ारे शर्म से झुक गई। वही पिंकी आकृति को देख, मुंह बंद कर लो, भाभी आपकी ही देवरानी है। पिंकी के कहते ही आकृति झेप के एकांशी के पास आते हुए
क्या बात नंदरानी, गजब ढा रही हो आज तो। हमारे देवर जी कही शादी से पहले ही अपनी फर्स्ट नाइट न मना ले। एकांशी बिल्कुल शर्म से पानी पानी हो रही थी। पिंकी उसके पास आके उसके कान के पीछे काला टीका लगा देती है। उसके बाद उसे देख, वैसे सच सच बताना, ये ड्रेस किसने पसंद की। एकांशी शर्म भरी नजरों से पिंकी की तरफ देखते हुए। राग ने। पिंकी मुस्कुराते ही, आय हाय, मुझे तो पता ही था मेरे भाई की पसंद इतनी लाजवाब है। आकृति दोनों के पास आके, हम पिंकी ने बात तुमने सही कही। बकाए देवर जी की पसंद बहुत लाजवाब है। पिंकी उन्हें देख, भाभी हमारे छोटे भाई से इस बात का बदला बाद में लेंगे। पहले हमारी इस प्यारी सी दुल्हन को लेके चलते हैं जिसका इंतजार बड़ी शिद्दत के साथ हो रहा है। पिंकी की बात सुन के आकृति हाँ में सिर हिला देती है। उसके बाद दोनों एकांशी के साथ नीचे आ जाती है। सीढ़ियों से उतरती एकांशी पर जैसे ही फ्लैश लाइट पड़ती है, सबकी नज़र उस ओर घूम जाती है। एकांशी को देख सबकी नजरें जैसे उसके ऊपर थम गई। सच में वो आज बिल्कुल गुड़िया की तरह लग रही थी। राग की नज़र तो अपनी जान से हटने का नाम नहीं ले रही थी। संगीत, गुलाबी रंग के गाउन में वो बहुत प्यारी लग रही थी। राग की नज़र तो जैसे उसके ऊपर से हटने का नाम ले ही नहीं रही थी। तभी साकेत वहां आके, बस कर मेरे भाई, क्या आंखों से खाएगा उसे, सब लोग तुझे ही देख रहे हैं। साकेत की बात सुन के राग सबको तरफ देखता है जिनका ध्यान उसकी तरफ नहीं था। सबकी नज़र एकांशी के ऊपर थी। राग ये देखकर साकेत की तरफ मुड़कर देखता है, लेकिन साकेत वहां से गायब था। राग अपनी नज़र घूमता है तो साकेत माही के पास खड़ा था। राग उसे देख घूरते हुए इशारे में, तुझे तो बाद में देखूंगा। साकेत उसका इशारा समझ के मुस्कुरा देता है। उसके बाद पिंकी एकांशी को राग के पास लाके, क्या बात है मेरे छोटे से भाई, मेरी नंद को निहारता ही रहेगा या उसे लेके स्टेज पर भी जाएगा? उसे सारी रात यही खड़ा रखना है क्या? पिंकी की बात सुन के राग झेप जाता है। उसके बाद मुस्कुराते हुए एकांशी का हाथ पकड़ के स्टेज की तरफ बढ़ जाता है। दोनों के चेहरे पर अलग ही नूर था। उन्हें देख कोई भी अनजान बता सकता था एकांशी और राग दोनों ही दूल्हा दुल्हन हैं। एकांशी सकुचाई सी बैठी हुई थी, जिसके बाद राग ने अपने दोस्तों को कुछ इशारा किया। उसके बाद सारे हॉल की लाइट बंद राज और संजना पर आ गई। वो दोनों सबकी तरफ देखकर, हेलो लेडीज और जेंटलमैन, तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ आके अच्छा लगा होगा। तो हमारी पेट पूजा भी जो गई, दूल्हे दुल्हन सी मिलना भी हो गया। अब उनके संगीत में 4 चांद लगा देते हैं, क्योंकि वो क्या ना, मेरी बहन और मेरा दोस्त दोनों ही डॉक्टर ठहरे भाई। मेरी बहन तो फिर भी अभी प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन मेरा ये दोस्त उर्फ मेरा भाई उर्फ मेरा जीजा बहुत ही एक डॉक्टर है। इसे अपने पेशेंट के अलावा कुछ नहीं दिखता। इसलिए यहाँ बैठे सब लोग अपनी तबीयत को संभाल के रखना, क्योंकि वरना ये दूल्हे के मोड़ से बाहर आके डॉक्टर मोड़ में चला जाएगा। उसकी बात सुन के सब मुस्कुराते देते हैं। वही घरवालों की हंसी निकल जाती है। एक बात को एकांशी के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। राग उसकी बात सुन के मुंह बना लेता है। संजना सबको देख, बस बस बहुत हो गई हमारे क्यूट से हैंडसम से जमाईसा की बुराई। वैसे तो हमारे जमाईसा लाखों में एक है। वो एक हीरा है जो हर किसी के नसीब में नहीं, जो अपने फर्ज के लिए खुद ही खुशियों की परवाह नहीं करता। और मैं दुआ करूंगी भगवान से हमारी नंदरानी उनके ही कदमों पर चले। जमाईसा को आइडियल बना के अपना लक्ष्य प्राप्त करोगी तो याद रखना कभी भी नाकामी नहीं मिलेगी। ये एक अच्छे बेटे, एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे भाई, अच्छे दोस्त, अच्छे पति, और हमें पता है इन फ्यूचर ये एक अच्छे पिता भी साबित होंगे। संजना की बात सुन के वहाँ जोर से हूटिंग होने लगती है। अब भविष्य बाद में देखेंगे, पहले आज हम सब यहाँ उनके संगीत के लिए आए हैं, तो पहले शुरुआत करते हैं। हमारे दूल्हे राजा है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन जोरदार स्वागत कीजिए हमारे दूल्हे राजा का, जो अपनी सुरीली आवाज में अपनी महबूबा, अपनी जान, अपनी अंशी के लिए गाना गाएंगे। तब तक फ्लैश लाइट राग पर मूव हो गई, जिसके हाथ में साहिल ने गिटार रख दिया था और अंशी उसके सामने बैठी थी। राग ने एक बार उसकी आंखों में देखा, उसके बाद अपनी आंखें बंद करके गिटार पर अपनी उंगली चला दी। हम हुए बेचैन पहली बार, हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। अगर इकरार हो जाए, किसी से प्यार हो जाए, बड़ा मुश्किल होता है। हुए बेचैन पहली बार, हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक होता है क्यों दीवाना। तासव्वुर के हंसी लम्हे तेरा एहसास करते हैं, तेरा जब जिक्र आता है तो मिलने को तड़पते हैं। हमारा हाल न पूछो, ये दुनिया भूल बैठे हैं, चले आओ तुम्हारे बिन, न जीते हैं न मरते हैं। सुनो अच्छा नहीं होता किसी को ऐसे तड़पना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। अगर ये प्यार हो जाए
किसी पर दिल ये आ जाए, बड़ा मुश्किल होता है दिल को समझना। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। राग की आवाज में जैसे जादू था, एकांशी उसकी आवाज में इतना खो गई उसे पता ही नहीं रहा। राग अपना गाना खत्म होने के बाद लगातार उसे ही देख रहा है। उसकी ध्यान सबकी तालियों की गड़गड़ाहट से टूटा। राग उसे देख धीरे से उसका हाथ पकड़ अपनी जगह पर बैठ जाता है। धीरे से तुम्हारा ही हूँ, आज रात की बात उसके बाद जी भर के देखना, कोई मना नहीं करेगा। राग की बात सुन के एकांशी की नजरें शर्म से झुक गई, उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। कोई उसके देखे तो उसके ड्रेस के कलर और उसके गुलाबी गालों को देख ये नहीं बता सकता था ज्यादा डार्क कौन सा है। वही राग और संजना फिर से माइक पकड़, वाह भाई मजा आ गया, क्या महफिल जमाई है दूल्हे राजा ने, हमें इनका ये टैलेंट तो पता ही नहीं था कि डॉक्टर साहब लोगों को इंजेक्शन देने के अलावा सुर और ताल का भी ज्ञान है। वैसे हमारे डॉक्टर साहब किसी भी लड़की पर नहीं फिसले, लेकिन उनका गाना सुनकर आप समझ गए होंगे मेरी बहन से बावलों की तरह प्यार है इन्हें, मतलब पूरे ही फिसल गए। फिर अनु जी को देख, माँ आपका लाडला बिगड़ गया। अनु जी उसे देख, मुझे तो ये लाडला बिगड़ा हुआ ही पसंद है। अनु जी की बात सुन के सब हंस पड़ते हैं। संजना सबको देख, चलिए एवरीवन बहुत हुआ हंसी मजाक, अब अपनी जोड़ी को बुलाते हैं। हमारे प्यारी नंद रानी के सास और ससुर, अंकल आंटी प्लीज कम ऑन द स्टेज। पूरे हॉल में हूटिंग होने लगी। अनु जी और अनुराग जी ने दोनों ने ही डांस किया। आंखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। तन्हाइयों में हम मिले इस तरह, बारिश में सोला भड़कने लगा। दोनों के इस हॉट और रोमांटिक पर क्या छोटे क्या बड़े सबने सिटी बजानी शुरू कर दी। वही अनु जी को तो पता ही नहीं था है गाना अनुराग जी ने कब फाइनल किया। उन्होंने शर्मा कर अनु जी की सीने में अपना सिर छिपा लिया कर उनकी शर्म को और बढ़ाने का काम राज ने कर दिया। राज सबको देखकर माइक लेते हुए, वाओ व्हाट ए वंडरफुल परफॉर्मेंस, सच में माँ पापा कमाल कर दिया आप दोनों ने, इस उम्र में इतना जोश, सच में आज यकीन ही गया कृष्ण भाई और ये राग आपके ऊपर ही गया है। जब माँ पापा इतने रोमांटिक हो तो बच्चे पर तो असर होगा ही। राज की बात सुन के अनु जी शर्म से अपनी नजरें ऊपर भी नहीं उठा पा रही थी। उन्होंने राज को अपनी आंखें दिखाई, लेकिन अनुराग जी उसे देख, बेटा जी असर तो आपके ऊपर भी हुआ, बाकी आपका हिसाब तो हम संगीत के बाद करेंगे। एक्चुअली अनुराग जी ने भी ये गाना नहीं चुना था, ये गाना तो राज और साकेत की खुरापाती थी और अब दोनों की हालत खराब थी क्योंकि अनुराग जी उसके बाद दोनों की अच्छी खासी क्लास लेने वाले हैं। अनुराग जी अनु जी के साथ नीचे उतर गए। हाँ तो लेडीज और जेंटलमैन, दुल्हन के सास ससुर के बाद बारी है दूल्हे के सास ससुर की। एकता जी और यश जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। यश उनका हाथ पकड़ स्टेज की तरफ बढ़ गए। पूरा हॉल तालियों से भर गया। यश जी एकता जी को देख, ना कजरे की धार, ना मोतियों का हार, ना कोई सिंगार, फिर क्यों कितनी सुंदर हो, फिर भी कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। दोनों की प्यारी सी क्यूट सी परफॉर्मेंस के बाद एक बार फिर से हॉल तालियों से गूंज गया। संजना माइक संभाल के, व्हाट ए सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस, हमारी फैमिली सबसे शांत कपल कोई है तो वो माँ और डैड है। सच में सालों बाद भी इतनी दूरी सहने के बाद इनका प्यार कम नहीं हुआ। माँ डैड आपकी जोड़ी सलामत रहे। तो हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें अब हमारे दूल्हे राजा ने अपनी दुल्हन किया गाना गा दिया। हमारे दोनों पेरेंट्स की परफॉर्मेंस हो गई, तो अब बारी है हमारी दुल्हन के भाइयों की, प्लीज वेलकम। एकांशी की आंखें तो पहले ही आंसुओं से भरी थी, जिसे उसने एक गहरी सांस ली। राघव के गाने के बोल सुन के सबकी आंखें नम हो गईं। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। राघव का गाना दंग के एकांशी अपनी जगह से खड़ी होके यश जी को देखने लगी और फिर नम आंखों से, बाबुल तेरे बगिया की मैं तो वो कली हूँ रे, छोड़ तेरी बगिया मुझे घर पिया का सजाना है, छोड़ तेरी बगिया मुझे घर पिया का सजाना है। यश जी एकांशी की भरी आंखें देख खड़े होके उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ फेर के, बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है, दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है, ये दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। एकांशी की आंखों में आंसू देख राग ने अपना चेहरा फेर लिया था। वही एकांशी एकता जी को देख, मैं तेरे अंगना की मैं हूँ ऐसी गुड़ियारा, मैं तूने मुझे जन्म दिया, तेरा घर क्यों बेगैना है। एकता जी की आंखें तो पहले ही आंसुओं से भरी हुई थी, उनकी हिम्मत नहीं थी, तभी राज उसके पास आके सिर पर हाथ फेर के, मैया पर क्या बीत रही बहना तू ये क्या जाने, कलजे के टुकड़े को
कलजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। राज के गाने के बोल सुन के एकांशी और एकता जी सिसकारी फूट गई। राज और राघव ने एकांशी को और यश जी एकता जी को संभाला। एकांशी राघव और राज को देख, भैया तेरे आंगन की मैं हूँ ऐसी चिड़िया रात भर बेसरा है सुबह उड़ जाना है। भैया रात भर बेसरा है सुबह उड़ जाना है। राघव एकांशी के माथे को प्यार से चूम के, यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाएंगी हो, यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी, फिर भी तेरी डोली को कंधा तो लगाना है। राघव और राज दोनों ही एकांशी को बाहों में भर के फुट फुट के रो पड़े। पिंकी और संजना ने भी तीनों को बाहों में भर लिया, उनके भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वही एकता जी और यश जी उन्हें देखे कर रोए जा रहे थे। वहां खड़े हर शख्स की आंखें नम थी। तीनों बहन भाई की रोना वहां किसी से नहीं देखा जा रहा था। अनुराग जी और अनु जी ने एकता जी और यश जी चुप कराया और बच्चों को चुप कराने को बोला। वही आकृति, माही, जानवी सबकी आंखें नम थी। यश जी एकता को संभाल के वही बिठाया और बच्चों की तरफ बढ़ गए। वही राग से उनका ऐसे रोना नहीं देखा गया। उसने चेहरा पहले ही घुमाया हुआ लेकिन उसकी आंखें नम थी, जो किसी को नहीं दिख रही थी। वही यश जी ने उन्हें एक दूसरे से लग किया और राघव राज को डांटते हुए, क्या कर रहे हो तुम लोग, पागल हो गए हो, इतना रोएंगे तो कल तुम सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर पिंकी को, बेटा आप तो समझदार हो, आप भी आपके भाई को जीवन संगी बनने जा रही है, ये कैसा लगेगा आपके भाई को, आपके परिवार को, उनकी बहन, उनकी बेटी आंसू बहा रही है। पिंकी राग को देखती है जिसने पहले ही नजरें फेर रखी थी। उसके बाद यश जी को देख, जानती ही डैड, अंशी मेरे भाई की जिंदगी में जा रही है और यकीन मानिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन क्या करूँ डैड, मैंने भाभी से पहले एक माँ नाता जोड़ा है इसके साथ। कैसे डैड, मुझसे नहीं होगा, कल हमारे घर से विदा हो जाएगी, ये सोच के ही दिल घबराहट से भर रहा है। यश जी कैसे अपने दिल की बात बताते, वो खुद ही इस उलझन में थे। पहली बार विदाई पर वो दुखी थी, लेकिन उससे ज्यादा खुश थे, उनकी बेटी को अच्छी जिंदगी मिलेगी। लेकिन इस बार एकांशी को उनके साथ रहते 7.8 महीने से ज्यादा हो चुके थे। संगीत 2। पिंकी की बात सुन के यश जी के पास बोलने को कुछ नहीं बचा था। वही एकता जी खुद को संभाल के उनके पास आके पिंकी के सर पर हाथ फेर कर, हम आपके जज्बात समझते हैं बेटा, लेकिन एक भाभी के फर्ज के लिए आप एक बहन का फर्ज तो नहीं भूल नहीं सकती। कितना प्यार करते हैं आपके भाई आपको। और सच बताए, राग ने जो त्याग किया शायद ही कोई पति अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों की खुशी के लिए करता होगा। लेकिन राग ने गुड़िया को खुद 8 महीने दूर रखा ताकि हम सब उनके साथ समय बिता सकें। देखिए अपने भाई को, जिसकी खुद को आंखें आप सबको देखकर नम हो गई हैं। एकता जी की बात सुन के पिंकी की नज़र राग की तरफ घूम जाती है, जिसने अभी तक खुद का चेहरा सामने की तरफ नहीं किया था। वहाँ का माहौल एकदम बहुत उदासी भरा हो गया था। साकेत और माही ने एक दूसरे को देखा, उसके बाद स्टेज की तरफ बढ़ गए। क्योंकि राज एकांशी को बाहों में लेके खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू देख उन दोनों ने अंदाजा लगा लिया था आगे का प्रोग्राम राज और संजना नहीं कर पाएंगे। वो समझ सकते थे इस वक्त उनकी सिचुएशन, आखिर वो भी एक भाई था। एक भाई की हालात कैसे नहीं समझ पाता, इसलिए आगे की महफिल की जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली थी। वो दोनों स्टेज पर पहुंचे और माइक संभाल के, हम तो लेडीज और जेंटलमैन, हमारे दूल्हे के सालों में माहौल को काफी उदास बना दिया, इसलिए हमारे दूल्हे के भाई और भाभी आ रहे हैं एक मजेदार परफॉर्मेंस लेके। साकेत की बात सुन के सभी गेस्ट नॉर्मल होके अपनी चेयर पर बैठ गए। वही एकता जी ने सबको नॉर्मल होने का इशारा किया तो सब नॉर्मल होके नीचे जाके बैठ गए, हालांकि उनके चेहरे पर अभी भी उदासी थी। वही एकता जी ने एकांशी का हाथ थामा जो अभी भी सुबक रही थी। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर के, जानते हैं तुम्हें मायके को छोड़ना किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी तुमसे यही कहूंगी, राग के बारे में सोचना, जो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अब अपने संगीत को एंजॉय करो, अपना मूड सही करो और राग का भी। उन्होंने प्यार से एकांशी के सिर पर हाथ फेर के समझाया और स्टेज पर राग के पास लाके बिठा दिया। उसके बाद उसके हाथ में एकांशी का हाथ देके, संभालो अपनी अमानत को। राग में सामने एकता जी को देखा जिनकी आंखें नम थी। वही एकांशी की सिसकियों की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। एकता जी राग को देख, उसके गाल पर हाथ रखकर, जानती हूँ बेटा, तुम्हें हम सबका ये रोना नहीं देखा जाता, लेकिन की करे, सबकी जान बसती है इसमें, इसलिए खुद को संभाल नहीं पाते, लेकिन कोशिश करेंगे हम नॉर्मल रहने की। राग एकता जी की बातें सुन के, माँ मैं समझता हूँ, आप प्लीज ऐसे मत बोलो, आपकी फीलिंग डैड की फीलिंग। राघव, जीजू और राज के जज्बात, आखिर उन्हें बचपन से जो साथ नहीं मिला वो इन महीनों में मिला है, उनका इमोशनल जीना लाजमी है।
और आप भी कितने सालों बाद मिली है ना, इसलिए आपके दिल की हालात जानता हूँ, इसलिए आपको मुझे कुछ कहने की या रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस अंशी की आंखों में आंसू नहीं देख पाता इसलिए बेचैन हो जाता हूँ। बाकी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। एकता जी राग की बात सुन के नम आंखों से मुस्कुरा देती है। जानती हूँ मेरी छोटी सी गुड़िया को तुम संभाल लोगे, तुम्हारे रहते हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। राग एकांशी के हाथों को पकड़ के, वादा है माँ आपका ये भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगा, मेरी खुद की जान से ज्यादा हिफाजत करूंगा इसकी। हम जानती हूँ तुम नहीं भी बोलोगे तब भी पता है हमें। अब अपना और अपनी अंशी का मूड सही करो और अपना ये संगीत का फंक्शन एंजॉय करो। राग उनकी बात सुन के एक नज़र एकांशी को देखता है जिसकी गालों पर अभी भी आंसुओं की लकीरें थी। राग ने एकता जी को देख में सिर हिलाया तो एकता जी मुस्कुराकर वहां से चली गईं। राग ने उनके जाने के बाद एकांशी को देखा और उसके हाथ पर अपनी पकड़ कस दी। एकांशी ने उसकी पकड़ महसूस होते ही एकांशी में नजर उठा के राग को देखा जिसके चेहरे पर बेचैनी थी। राग एकांशी को इशारों से न रोने का इशारा करता है। अंशी की आंखों में जन आंसू नहीं रुकते तो राग उसे देख धीरे से अपना हाथ उसकी कमर पर रख उसे हल्का से दबा देता है, जिसके बाद एकांशी अपनी पलकें उठा के उसे देखने लगती है। तो राग उसके कान के पास धीरे से, अगर अब तुम्हारी आंखों में आंसू आया तो मैं तुम्हें सबके सामने किस कर लूंगा। राग की बात सुन के एकांशी उसे बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगी। राग उसे देख, ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। तभी उनका ध्यान आकृति पर जाता है जो अभी स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रही थी। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। आकृति एकांशी और राग को बीच में लेके आके उनके गोल घूमते हुए, ना बैंड बाजा न हूँ बाराती खुशियों की सौगात लेके, लो चली मैं आपके देवर की बारात लेके। आकृति की इस परफॉर्मेंस के बाद वहां का गमीन माहौल काफी हद तक सही हो गया था। आकृति ने अपने देवर और देवरानी की बलाएं ली और वहां से नीचे उतर आई। राग एकांशी का हाथ पकड़ के अपनी जगह पर आके बैठ गया। वहीं साकेत माइक संभाल के, क्या परफॉर्मेंस दी है भाभी, यार आप तो छा गए। चलिए हमारी आखिरी परफॉर्मेंस से पहले हम चाहते जैसे हमारे यार ने अपनी फीलिंग बयां की है वैसे ही हमारी भाभी जी अपनी फीलिंग बयां करे। एकांशी तो मुंह खोले कभी राग को देखती तो कभी साकेत को, कभी सामने बजती तालियों की गड़ाहट को। सामने से आती आवाज को सुन एकांशी उम्मीद से मासूम सी शक्ल बना के राग को देखती है। राग उसे देख, मुझे ऐसे मत देखो, वैसे भी तुम्हारे आंसुओं ने मेरा मूड ऑफ किया है तो उसे कैसे ठीक करना है ये तुम जानो। एकांशी राग की बात सुन के, ये तो गलत है ना। राग उसकी बात सुन के, कुछ गलत नहीं है। एकांशी समझ गई राग उसकी कोई मदद नहीं करने वाला। उसने एक नज़र सबको देखा और गहरी सांस लेके खड़ी हो जाती है। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमान मेरी जमी बन गए। ओ हाँ हम बदलने लगे, गिरने संभलने लगे, जब से है जाना तुम्हें तेरी और चलने लगे। एकांशी राग की आंखों में देख, हर सफर हर जगह हर कहीं बन गए, मानते थे खुदा बन गए। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, पहचानते ही नहीं अब लोग तन्हा मुझे। मेरी निगाहों में भी है ढूंढते तुझे, हम थे ढूंढते जिसे वो कमी बन गए। तुम मेरे इश्क की सरजमी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ जमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमीन बन गए। एकांशी के गाने पर सभी कपल डांस करने लगे थे। राग भी उठकर आ गया था और एकांशी को कमर से पकड़ के उसके साथ डांस करने लगा। एक बार को एकांशी चौकी लेकिन राग का स्पर्श पहचान कर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर डांस करने लगी। अब वह तो डांस फ्लो हो गया जिस पर क्या बड़े क्या छोटे सब मगन होके नाच रहे थे। एकांशी की परफॉर्मेंस ने वहां का माहौल रोमांटिक बना दिया था। उसके बाद महफिल सारे दोस्तों से संभाली थी जिस पर गाना मेरे यार की शादी है। उसके बाद साहिल की स्पेशल डिमांड पर राज ने अपनी और राग की दोस्ती के लिए गाना गाया था। तेरे जैसा यार कहा ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। हो तेरे जैसा यार कहा ऐसा याराना, मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पर मुझे खाक से उठाकर। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। हो तेरे जैसा यार कहा ऐसा याराना, मेरे दिल की ये दुआ है, तू दूर कहीं ना जाए तेरा बिना हो जीना, वो दिन कभी ना आए, तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। रह का गाना सुन के राग की आंखें नम हो गई। नम तो राज की आंखें भी थी। आखिर राज आज जो कुछ भी था उसकी वजह राग था। राग के साथ की वजह से उसके जीवन को नई दिशा मिली थी, बल्कि राग के ही कारण आज वो अपने परिवार के साथ था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया तो उन्हें देख सब मुस्करा दिए। वो दोस्त से बढ़कर भाई थे एक दूसरे के लिए।
जिनके बीच कोई पर्दा नहीं था, और अब तो एक और रिश्ता जुड़ गया था दोनों के बीच जिसने उनके रिश्ते को और मजबूती दे दी थी। जीजा सेल का रिश्ता जुड़ गया था दोनों का। दोनों को देख साहिल, साकेत और चेतन भी उनके गले लग गए। तभी कैमरामैन ने उनकी प्यारी सी फोटो ले ली। वही उसके साथ साथ संगीत का फंक्शन खत्म हो गया था। राग में सबका ध्यान उनके ऊपर नहीं देखा तो राज को इशारा करके एकांशी का हाथ पकड़ चुपके से इसके कमरे की तरफ बढ़ गया। एकांशी एक पल को चौंकी लेकिन फिर खुद को संभाल के, राग आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? राग उसे यार कल मेरी बीबी बन जाओगी। और बन क्या जाओगी, पहले से मेरी बीबी हो तुम, चलो अब। एकांशी चुपचाप उसके साथ रूम में आ जाती है। राग उसे देख, अंशी जानता हूँ खुद को कंट्रोल करना तुम्हारे लिए और बाकी सबके लिए मुश्किल से, लेकिन फिर भी मेरे लिए नहीं रोना प्लीज। तुम्हें रोते देख मुझे बेचैनी होने लगती है। एकांशी उसकी आंखों में देख उसके गले लगकर, हम कोशिश करेंगे। राग उसका माथा चूम के, हम एक बात और है जो तुम्हें बताना चाहता हूँ। वैसे तो सारे दोस्त चाहते थे तुम्हें इस बारे में नहीं बताऊं, लेकिन तुम मेरी जान हो और तुमसे मैं कुछ नहीं छिपा सकता। राग की बात सुन के एकांशी उसकी तरफ देखती है, फिर उसे देख क्या बात है। राग उसे देख सभी फ्रेंड चाहते हैं। बैचलर पार्टी मतलब सिर्फ लड़के लड़के। एकांशी उसकी बात सुन के, हाँ तो आप इसमें इतने परेशान क्यों हो रहे हो? राग उसे देख, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? एकांशी राग की बात सुन के उसका माथा प्यार से चूम के, भला हमें क्या दिक्कत होगी, आप जाओ अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। राग उसकी बात सुन के मुस्कुरा देता है। एकांशी उसे देख, राज भाई भी आएंगे। राग उसकी बात सुन के, हम और राघव जीजू भी। एकांशी उनकी बात सुन के, हम लेकिन आप कोशिश करना भाई को आप जल्दी फ्री कर दो, क्योंकि पिंकी भाभी और संजना भाभी दोनों ही प्रेग्नेंट हैं और ऐसी हालत में उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो भाई उनके साथ हो। राग उसकी सबके प्रति इतनी केयर देख मुस्कुरा कर उसके गालों पर अपने होंठ रख देता है। तुम्हारी इसी अदा पर तो कायल हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं भी ज्यादा देर नहीं रहूंगा क्योंकि कल शादी है और कल रात भी सारी रात जागना है। फिर उसके मेहंदी को हाथों को चूमते हुए, मेरे नाम की मेहंदी का रंग गजब आया है। एकांशी उसकी बात सुन के शर्मा जाती है। राग उसे देख, अच्छा तुम आराम करो, मैं जाता हूँ। वही नीचे एकता जी ने एकांशी के बारे में पूछा तो राज ने कह दिया वो थक गई थी तो अपने कमरे में आराम करने गई। एकता जी राज की बात सुन के हाँ में सिर हिला देती हैं। राग के बारे में जैसे ही पूछा वो वहां हाजिर हो गया। यही था भई। उसके बाद सब लोग अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। वही बॉयज अपनी पार्टी की तैयारियों में बिजी हो जाते हैं। अब देखा यह है इनकी पार्टी बिना प्रॉब्लम के होगी कि नहीं, क्योंकि जैसा हमें पता है पार्टी साकेत ने ऑर्गेंज की है, उसकी पार्टी मतलब प्रॉब्लम। राज राग को देख बोलता है तो राग उसे देख, अब ये तो पार्टी में लता चलेगा, हम ये भी है। उसके बाद दोनों अपने अपने कमरे में चेंज करने चले जाते हैं। उसके बाद सभी लड़कों को पार्टी पहुंच जाती है। बैचलर पार्टी में जहां साकेत और साहिल पहले ही मौजूद थे। बैचलर पार्टी, सारे लड़के बैचलर पार्टी के लिए चले गए थे। बाकी किसी को तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन माही को जैसे ही बैचलर पार्टी की खबर लगी उसके दिमाग के जासूस घूमने लगे। वो जानवी को साथ लेके सभी लड़कियों को एक जगह इकट्ठा कर ली। सभी उसे अजीब तरह से देख रही थी क्योंकि वो कब से वो चक्कर काटे जा रही थी, ना कुछ बोल रही थी, बस इधर उधर घूम रही थी। उसे ऐसे लगातार घूमते देख पिंकी, क्या बात है माही, क्यों इधर से उधर चक्कर काट रही हो, बताओगी कुछ क्या हुआ है और तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? माही पिंकी की बात सुन के, आप सबको नींद आ रही है, आप सबको पता भी है वहाँ सारे लड़के मिलके पार्टी कर रहे हैं। संजना उसकी बात सुन के, हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, वो लोग पार्टी कर रहे हैं तो? माही अपने सिर पर हाथ रखकर, आपको सच में फर्क नहीं पड़ता, वो लोग राग की बैचलर पार्टी मना रहे हैं और आप सब आराम से चैन से सो रही हो। एकांशी की माही की बात सुन के, माही आप परेशान क्यों हो रही हो, राग ने हमें इस बारे में बताया है कि आज रात वो लोग पार्टी कर रहे हैं। एकांशी की बात सुन के माही, तुम्हें पता है लड़के बैचलर पार्टी में क्या करते हैं? माही की बात सुन के एकांशी नामे सिर हिला देती हैं। और तुमने राग से पूछा कि वो पार्टी में क्या करने वाले हैं या राग ने बताया तुम्हें? एकांशी उसकी बात सुन के, पार्टी में नाच गाना होता होगा और क्या होगा, और इसमें बताने जैसा और पूछने जैसा क्या है? एकांशी की बात सुन के माही अपने सिर पर हाथ रख कर, तभी राग को कोई चिंता नहीं है क्योंकि उसे तुम्हारी जैसी मासूम बीवी मिल रही है और वैसे वो खुद भी सीधा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं ये पार्टी मेरे शैतान साकेत ने प्लान की है और उसमें सिर्फ नाच गाना हो ऐसा हो नहीं सकता, जरूर कोई घोटाला है। माही की बात सुन के पिंकी,
माही तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। साकेत ऐसा कुछ नहीं करेगा। माही सबको देख। ठीक है तो मेरी संतुष्टि के लिए आप लोग मेरे साथ उनकी पार्टी में चलेगी। अरे लेकिन हम उन्हें जवाब क्या देंगे, इस बार संजना बोलती है। माही उनकी तरफ देख शरारत से मुस्कुरा कर, उन्हें हमारे बारे में पता चलेगा तब न। एकांशी नहीं की आंखों में शरारत देखकर, क्या ये सही रहेगा? कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? माही उसकी बात सुन के कुछ गलत नहीं कर रहे और उन्हें हमारे वहाँ होने का पता नहीं चलेगा। वो सबको एक एक बैग दे के जाके चेंज कर लीजिए। थोड़ी देर बाद वो सब बेस्मेती चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। एकांशी सबको देख एक बार फिर से सोच लीजिए। संजना उसकी बात सुन के, अंशी बच्चा कुछ नहीं होगा और फिर इसी बहाने हम सब तुम्हारी बैचलर पार्टी मना लेंगे। एकांशी के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसे मन मार के बैठना पड़ा। वो लोग उस तरफ आ गए जिस तरफ लड़कों की पार्टी चल रही थी। वो लोग खिड़की के पास आई जहां से अंदर का माहौल देखने लगी। सारे लड़के हाथ में ड्रिंक का ग्लास पकड़े एक दूसरे को देख हंसते मुस्कुराते हुए पी रहे थे। वही साहिल उन्हें देख, साकेत यार बाकी सब तो ठीक है लेकिन पार्टी कुछ सुनी सुनी लग रही है यार, लग ही नहीं रहा बैचलर पार्टी है। बाकी और भी दोस्त वहां आए हुए थे, वो साकेत को देखकर, हाँ भाई लग ही नहीं रहा ये हमारे यारा की शादी से पहले की पार्टी है। अरे भाई कल से ये भी पत्नी वाला हो जाएगा, आज तो इसका एंजॉय करना बनता है। फिर ऊपर से ये ठहरा डॉक्टर, वैसे भी इसके पास समय नहीं होता लाइफ एंजॉय करने का। साकेत सबकी बात सुन के चिल करो यार, ठंडा करके खाओ, अगर गरम गरम खाओगे तो मुंह जल जाएगा। तुम सबके मनोरंजन का इंतजाम भी किया है, बस थोड़ा सब्र रखो। राग उसकी बात सुन के पहले उसे देखता है, उसके बाद बाकी सबको, जो उसकी बात सुन के मुस्कुराते हुए इधर उधर हो गए थे। उनके जाने के बाद राग साकेत से, क्या प्लान किया है तूने? देख कुछ उल्टा सीधा नहीं करना, अगर लड़कियों को खबर लगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। साकेत राग की बात सुन के, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, फिर सारी लड़कियां वैसे ही आराम से सो रही होगी तो चिल करो। तभी वहां उनके दोस्त आ जाते हैं जिस वजह से राग कुछ नहीं बोल पाता। तभी लड़कियों की नज़र बाहर से आती हुई बेली डांसर पर पड़ती है, उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। माही सबको देख फुसफुसाते हुए, देखा मैंने कहा था ये मेरे वाला इतना सीधा नहीं है। नहीं, सबको इशारा करके उन बेली डांसर के साथ हो ली। एकांशी को अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी, वही उनके अंदर आते ही सब लड़कों की नज़र उनकी तरफ घूम गई। सब लोग लड़कियों के साथ एंजॉय करने लगे। जहां नहीं गुस्से में आग बबूला हुई डांस कर रही थी, वही एकांशी एक कोने में खड़ी सबको देख रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी डांस करने की। जानवी और संजना ने उसे जबरदस्ती अपने बीच खड़े किया हुआ था। वही राग की नज़र पहले तो किसी के ऊपर नहीं थी, लेकिन अचानक उसने नज़र घुमाई तो राग की नजरें एकांशी पर आके थम गई। वही उसका एक दोस्त उसके साथ डांस करने लगा। एकांशी को झिझक हो रही थी। वही वो लड़का एकांशी की कमर पर हाथ रखता, उससे पहले बीच में राग ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर हल्की सी मुस्कुराहट से मैं आई। वो लड़का राग को देख, क्यों नहीं यार, आखिर आज की रात तेरी तो है। वो वहां से दूसरी बेली डांसर के पास चला गया। वही राग ने उसके जाने के बाद इधर उधर नजरें घुमाई। सबको बीसी देख एकांशी का हाथ पकड़ एक कोने में आ गया जहां हल्की सी लाइट जली हुई थी और इस कोने पर किसी की नजर नहीं थी। राग गुस्से में उसके चेहरे से मास्क हटा के, अंशी क्या कर रही हो तुम यहाँ, वो भी इन कपड़ों में? एकांशी की तो राग की बात सबके ही जान सूख गई थी। उसके पास कुछ बोलने का जवाब ही नहीं था। राग उसे चुप देख शक्ति से, क्या कर रही हो तुम अंशी, यहाँ बताओगी? एकांशी हिम्मत करके, वो हम देखने। राग उसकी बात सुन के, क्या देखने? हाँ बता के आया था ना, तुम्हें सभी दोस्तों ने एक गेट टुगेदर रखा है जिसमें हमारा आपस में मिलना भी हो जाएगा और बैचलर पार्टी भी हो जाएगी, और तुम इन कपड़ों में, अगर वो तुम्हें टच, उससे आगे राग कुछ नहीं बोला। वो अपने बालों में हाथ घुमा के खुद को शांत करते हुए, अंशी यहाँ सबने ड्रिंक की हुई है, कोई भी अपने होश में नहीं है, उसके बाद भी तुम अंशी बोलोगी कुछ? राग की बात सुन के एकांशी, वो माही उन्होंने बोला इसलिए हम सब, लेकिन आपने तो पार्टी की बात की थी, उसके बाद आप यहाँ सबके साथ ही ड्रिंक किए डांसर। राग उसे घूरते हुए, तुम यही रुको, यहाँ से हिलना नहीं। उसके बाद वहाँ से जिसने मास्क लगाया हुआ था उनका हाथ पकड़ वहाँ से उस जगह लेके आया जहाँ एकांशी पहले ही खड़ी थी। राग सबको देख, मास्क हटा लो अपने। राग पिंकी को देख, दी आप भी? जीजू को जब पता चलेगा आप यहाँ हो, बल्कि इस हालात में डांस कर रही हो, उन्हें कितना बुरा लगेगा। फिर संजना को देख, संजना तुम भी, और माही को देख, माही क्या साकेत पर भरोसा नहीं है तुम्हें? अपने प्यार को इतना मजबूत बनाओ जिसमें शक की गुंजाइश न हो। और हाँ, आप लोग अभी के अभी यहाँ से जा रही हो, इससे पहले किसी की नज़र आपके ऊपर पड़े।
राग की बात सुन के तीनों गर्दन हिला के पहले ही वहां से निकल गई। वही बची माही और जानवी। राग, उन्हें देख तुम्हें स्पेशल कहना होगा। माही, साकेत से जो बात करनी है कल करना, लेकिन अभी यहाँ से निकलो। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिए तो शायद उसका दिल दुखे, जो तुम्हारे रिश्ते के लिए ठीक नहीं होगा। और सुबह भी अगर उसे सवाल जवाब करो तो कुछ भी बहाना बना देना, लेकिन ये मत कहना तुम्हें उसके ऊपर शक था इसलिए तुम पार्टी में आई थी। अब जाओ, उससे पहले उसकी नज़र तुम्हारे ऊपर पड़े। राग की बात सुन के माही वहां से निकल जाती है। राग सबको जाने के बाद एक गहरी सांस लेता है और वहां से सबके बीच मेहंदी का रंग कितना गहरा है। राग और एकांशी की मेहंदी, हल्दी और संगीत सब बहुत अच्छे से हो गए थे। जहां तक बैचलर पार्टी भी अच्छे से हुई। लड़कियों के आने पर प्रॉब्लम होती, लेकिन राग ने वो भी बहुत अच्छे से संभाल ली थी। आज दोनों के फेरों की रात थी। सुबह से सारे फार्म हाउस में हलचल शुरू हो गई। फार्म हाउस के उस तरफ लड़के वाले और दूसरी तरफ लड़की वाले हैं। दोनों ही पक्षों को सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। कोई कुछ काम में बिजी था तो कोई कुछ। एकता जी एकांशी के रूम में आके, अंशी बच्चा सामान देख लेना अपना एक बार, कुछ रहना नहीं चाहिए। तभी राघव वहां आके, माँ आप जाओ पहले डैड को देखो, उन्हें कोई सामान चाहिए, मैं गुड़िया को देखता हूँ। राघव की बात सुन के एकता जी वहां से चली जाती है। राघव एकांशी के पास आके, गुड़िया सारा सामान एक बार चेक कर ले, उसके बाद मैं सारा सामान नीचे रखवा दूंगा। एकांशी राघव को देख, भाई हमने सब देख लिया, आप रखवा दीजिए। राघव बैग लेके वहां से चला जाता है। अगर थोड़ी देर और रुकता तो शायद आपके आंसू पर काबू नहीं कर पाता। वही एकांशी की आंखें तो आज सुबह से ही नम हुए जा रही थी, जिन्हें वो बड़ी बेरहमी से साफ कर लेती ताकि उसकी नम आंखें देख घर वाले परेशान न हो। वो आज सुबह से ही रूम में थी, जाने की सोच में गुम थी। राग के फोन से उसका ध्यान टूटा। कॉल उठा के, हेलो। राग उसकी आवाज सुन के, क्या हुआ अंशी, तुम रो रही हो? राग की बात सुन के एकांशी हिचकिचा गई। वो उसकी बात सुन के, नहीं तो। राग सख्त आवाज में, जानती हो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती तो कोशिश क्यों करती हो? नहीं राग, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, समझता हूँ, लेकिन बच्चा तुम्हें उदास देखकर बाकी सब भी उदास होंगे। हम कोशिश करेंगे। राग उसका मन हल्का करने के लिए, पहले मुझे अपनी मेहंदी का रंग दिखाओ, मैं भी तो देखूं मेरे प्यार का रंग कितना गहरा आया। एकांशी अपने हाथों की तरफ देखकर, बिल्कुल नहीं, ये तो आपको आज रात को देखने मिलेंगे। अंशी यार, बस मेहंदी का रंग देखने को ही तो बोल रहा हूँ। एकांशी मुस्कुराते हुए, तो हम भी तो मेहंदी के रंग के लिए ही तो बोल रहे हैं। अंशी, नहीं बिल्कुल नहीं, और वैसे भी आप कल रात जिन लड़कियों के साथ डांस कर रहे थे उसकी पनिशमेंट। अरे लेकिन, कोई लेकिन वेकिन, कल तो गुस्सा करके हमें भागा दिया था ना, अब आप अपनी सजा भुगतो। यार वो लड़कियां सिर्फ डांसर थी और मैंने नहीं बुलाया था उन्हें। एकांशी, उसकी बात सुन के, बुलाया नहीं था लेकिन आप वहां थे ना, इसलिए आप हमारी मेहंदी आज रात को ही देखेंगे। राग उसकी बात सुन के, ध्यान रखना जान, आज तुम मुझे परेशान कर रही हो, कल मेरा नंबर आएगा, क्योंकि कल की रात मेरी है और आज की तुम्हारी गुस्ताखी की सजा तुम्हें बेखूबी मिलेगी। राग की बात सुन के एकांशी शर्मा गई और उसने मुस्कुराकर फोन काट दिया। वही राग अचानक फोन कटने से मुस्करा दिया। उसने फोन साइड में रखा और अपने साइड सो रहे हैं साकेत को उठा के, उठ जा साले, कब तक सोएगा साले, रात को तो इतना हैंगओवर किया और अब उठने का नाम नहीं ले रहा। साकेत उसकी बात सुन के, वापस से ब्लैंकेट ओढ़ के सोने देना यार। राग उसे घूर के, ओए तू खड़ा हो रहा है या मैं माही को बुला के तेरी कल की करतूत बताऊं? राग की बात सुन के साकेत की नींद खुल जाती है। वो आंख खोल के बेड के सहारे बैठते हुए, तू दोस्त है या दुश्मन? राग उसे देख, जो तुझे सही लगे वो समझ ले, लेकिन सभी उठ, मेरी शादी है आज, और साला ऐसे सोए पड़ा है जैसे कुंभकर्ण सोया पड़ा हो। राग की बात सुन के साकेत उसे घूर के, हाँ तो शादी तेरी है मेरी नहीं, मुझे क्यों जगा रहा है तू? और तू खुद क्यों जागा, दूल्हा बनके शाम को जाएगा तू, और सो ले, वैसे भी कल सारी रात सोने नहीं वाला है तू। साकेत की बात सुन के राग उसे घूरते हुए, बकवास बंद कर और जाके फ्रेश ही हो जा। साकेत उसे घूरते हुए बाथरूम में घुस जाता है। उसके बाथरूम में जाने के बाद डोर नॉक होता है। राग जाके डोर खोलता है। सामने माही को देख, राग तुम्हें नीचे आंटी बुला रही है, कोई रस्म है? राग उसकी बात सुन के, हमें सिर हिला के वहां से जाने को होता है तो माही उसे रोक के, साकेत कहाँ है? राग उसे देख अभी बाथरूम में गया है। राग की बात सुन के माही हमें सिर हिला देती है। वही राग वहां से नीचे की तरफ बढ़ जाता है। माही रूम में आके वही बेड पर नेता साकेत का इंतजार करने लगती है।
वही साकेत जब बाथरूम से बाहर आके बिना देखे अपने बालों को टॉवल से साफ करके वैसे कुछ भी कहे राग, कल की बैचलर पार्टी ने मजा आ गया था। उस पर से वो डांसर, उन्होंने तो पार्टी में 4 चांद ही लगा दिए। साकेत की बात सुन के माही अपने हाथ बांधे खड़ी होकर उसे घूरने लगी। वही साकेत तो अपने ही मस्त बोले जा रहा था, एक बताओ राग, तेरी शादी की बैचलर पार्टी मैं कभी नहीं भूलूंगा। वही राग जो अपने रूम में फोन लेने आया था। साकेत की बात सबके और माही को उसे घूरते देख अपना सिर पीट कर हो गया कल्याण। इस नालायक ने अपनी सामत खुद ही बुला ली। तभी साकेत राग की आवाज ना सुन के, यार तू किस सोच में गुम है, मैं कब से बोल रहा हूँ जवाब ही नहीं दे रहा। मैं कब से बोले। वो पीछे पलट के जैसे ही देखता है उसके आगे के शब्द मुंह में रह जाते हैं, क्योंकि राग अपने मुंह पर हाथ रखे खड़ा था और माही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रही थी। साकेत हिचकते हुए माही को देख, माही तुम यहाँ कब आई? तभी राग अंदर आके, जब तुम अपने मुंह से अपने कल के कारनामे को उगल रहे थे। राग अपना फोन बेड से उठाते हुए, तुम दोनों कैरी ऑन करो, मुझे माँ में बुलाया है। राग वहां से फोन लेके साकेत को बेस्ट ऑफ लक कहता चला जाता है। उसके जाने के बाद साकेत मुंह बना के, तुझे तो देख लूंगा राग के बच्चे, पहले अपनी शेरनी से निबट लूं। साला बोल नहीं सकता था, बस चुपचाप खड़ा होके मेरे मजे ले रहा था। तभी राज वापस आके, माही गेट लगा लेना और मैं पूरा ध्यान रखूंगा मेरे कमरे की तरफ कोई ना आए। वो साकेत को तरफ अपनी आई बुक करके चला जाता है। साकेत का मुंह तो खुला का खुला रह गया। माही उसके करीब आके उसके शर्ट के बटन लगा के, हाँ तो क्या कह रहे थे आप? साकेत उसे अपने करीब देख, मैं तो कुछ नहीं सच्ची। माही साकेत की बात सुन के, मैं क्या कह रही थी? माँ पापा बोल भी रहे हैं क्यों ना हमें शादी कर लेनी चाहिए। साकेत उसकी बात सुन के, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? जल्दी कहाँ है? हमारी एंगेजमेंट हुए 2 साल हो गए और फिर आपका एंजॉयमेंट भी हो जैसे कल रात किया था आपने। साकेत उसकी बात सुन के हकलाते हुए, माही ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं बिल्कुल सही सोच रहे हो। तुम्हारी छिचोरी वाली आदत सुधरेगी नहीं ना। मुझे लगता है तुम हमारे रिश्ते को लेके रेडी नहीं हो, और क्यों ना हमें इस जबरदस्ती को रिश्ते को यही खत्म कर दे ताकि आगे जाके ये रिश्ता भोज न बने। माही की बात सुन के साकेत को गुस्सा आ गया। वो उसकी बाजुओं को पकड़ उसे दीवार से लगाते हुए उसकी आंखों में झांक के, क्या बोल रही हो तुम? कुछ अंदाजा है तुम्हें? हम इस रिश्ते में बंधे थे, तभी हमने डिसाइड किया था कि हम कुछ समय रुककर शादी करेंगे, लेकिन अब क्या हो गया हाजी, तुम्हारी जबान पर रिश्ते को तोड़ने की बात आई। साकेत की बात सुन के माही अपनी नजरें झुका लेती है। साकेत उसकी चुप्पी से चिढ़ते हुए, अभी तक तो तुम्हारी जबान रुकने का नाम नहीं ले रही थी और अब खुल नहीं रही, कुछ बोलो डैम इट। साकेत की गुस्से भरी आवाज सुन के माही अटकते हुए, बस वो अब क्या? हाँ मैंने एंजॉय किया और तुमने हमारे रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया। किसने हक दिया तुमने हमारा रिश्ता खत्म करने का? याद रखना मिस माही बत्रा, आज के बाद में अगर तुम्हारे मुंह पर ये बात आई तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साकेत गुस्से से मुंह फेरते हुए, जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं कुछ गलत कर दूं। साकेत की बात सुन के माही रोते हुए उसकी पीठ पर सिर रखकर रोने लगती है। साकेत को जैसे ही अपनी पीठ पर गिलापन महसूस होता है, वो जल्दी से माही की तरफ पलट के, ये सही है तुम्हारा, पहले खुद गलती करो उसके बाद रोना शुरू। फिर उसका चेहरा अपने करीब करके, बस एक बात पूछूंगा तुमसे, सही सही जवाब देना, क्या मुझसे रिश्ता खत्म करने के बाद खुश रह पाओगी? साकेत की बात सुन के माही अपनी नजरें नीचे करके ही नमे सिर हिला देती है। माही को रोते देख साकेत उसे अपने गले से लगा लेता है, जिसके बाद माही उसके गले लगकर रोने लगती है। साकेत उसे चुप करा के, शांत हो जाओ माही, तुम बहुत समझदार हो, जानता हूँ तुम्हें जितना वक्त मुझे देना था वो नहीं दे पाया, और तुमने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ जो जीवन संगनी के रूप में तुम मुझे मिल रही हो। साकेत की बात सुन के माही उसे देखने लगती है। साकेत उसका हाथ पकड़ बेड पर बिठाते हुए, कल वो डांसर मैंने इसलिए बुलाई थी क्योंकि बाकी और भी फ्रेंड आए थे और उन्होंने डिमांड की थी। बाकी तुम जानती हो ना राग को ये सब पसंद है, नहीं बाकी सबको, इसलिए बस जो और दोस्त थे। और रही तुम्हारी शिकायत के बाद, हम राग की शादी के बाद उसे हनीमून से वापस आने दो, क्योंकि उसकी गैरहाजिरी में मुझे हॉस्पिटल संभालना है। उसके आते ही जैसे वो हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी संभलता है, हम दोनों शादी करेंगे। माही उसकी बात सुन के खुश होके, सच्ची? हम सच्ची? साकेत उसकी बात सुन के, हम अब मेरा मूड खराब किया है ना, तो उसे अच्छा भी तुम ही करोगी। मैं मूड, लेकिन कैसे? माही कुछ समझती उससे पहले साकेत उसके होठों को खुद की कैद में ले लिया। वही नहीं, एकदम ब्लैक हो गई। जब उसे समझ आया तो वो भी साकेत का साथ देने लगी।
थोड़ी देर बाद साकेत ने उसे छोड़ा और प्यार से उसका माथा चूम के, जाओ जाके रेडी हो जाओ, आज शाम को राग की शादी है। माही वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। उसका चेहरा साकेत के किस के बाद से लाल हो गया था। वही साकेत भी मुस्कुराकर अपने बालों में हाथ फेर के बाहर की तरफ निकल गया। नीचे राग को देखा जिसकी जनेऊ की रस्म चल रही थी। पंडित जी भी वहां मंत्रों के साथ सारी रस्म करा रहे थे। साकेत अपने मन में, ये शादी में कितने अटरम झटरम होते हैं। खैर अब सबके आगे कहा किसी की चलती है, साकेत बेटा खुद को भी तैयार कर ले। सारी रस्मों के बाद अब समय था राग के दूल्हा बन के बारात निकलने का। अनु जी में उसे रूम में भेज दिया नहा के रेडी होने के लिए जाता है। वही बाकी सब लड़कियां भी अपने अपने कमरे आ जाती है। थोड़ी देर में थकान की वजह से उन्हें नींद आ जाती है। वही लड़कों की पार्टी भी खत्म होने की कगार पर थी। साकेत ने बेली डांसर को पैसे देके वहां से भेज दिया था, लेकिन इस बात से अनजान कि कल उसकी तूफान उसकी अच्छी खासी क्लास लेने वाली है। सभी लड़के एक दूसरे की देख अपने कमरे में आ गए। राग बेड पर लेटकर, जानता हूँ माही ने जिद की इसलिए ये सब आई, भगवान का शुक्र है सिर्फ मैंने देखा, अगर किसी की नज़र पर जाती तो प्रॉब्लम हो जाती। हाँ सब समय पर संभल गया। थोड़ी देर बाद राग की भी आंखें थकान की वजह से बंद हो जाती है। जयमाला। अनु जी राग की जनेऊ की रस्म के बाद उसे उसके रूम में रेडी होने के लिए भेज दिया था। वही इधर एकता जी एकांशी के रूम में आके, बेटा जाओ तुम नहा लो, तब तक पार्लर वाली भी आ जाएगी तुम्हें रेडी करने। एकता जी ने अंशी के हाथ में टॉवल पकड़ाते हुए कहा। एकांशी ने एक नज़र उन्हें देखा और उनके हाथ से टॉवल लेके बाथरूम की तरफ बढ़ गई। एकता जी एकांशी का दुल्हन का जोड़ा और सारी चीजें निकाल कर बेड पर रख दी। तब तक संजना मेकअप आर्टिस्ट के साथ रूम में आके, माँ ये आ गई हैं, आप भी रेडी हो जाओ, तब तक मैं हूँ यहाँ। एकता जी संजना को देख, वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तुमने और पिंकी ने कुछ खाया या ऐसे भूखी घूम रही हो। संजना उनकी बात सुन के हड़बड़ा गई, जो एकता जी की नज़रों से नहीं छिपा। एकता जी संजना को देख, गलत बात है ना बेटा, ऐसा कोई करता है क्या? तुम पहले इधर बैठो, मैं अभी आई। एकता जी की बात सुन के संजना वही बैठ जाती है और मेकअप आर्टिस्ट से, आप भी बैठो, अंशी अभी नहा के आती होगी। थोड़ी देर बाद एकता जी प्लेट में खाना लेके आती और उनके पीछे ही पिंकी आ रही थी। पिंकी को देख संजना मुस्कुरा दी, क्योंकि उसकी तरह पिंकी ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। एकता जी पिंकी को भी बेड पर बैठने का इशारा करती है, तो पिंकी वही संजना के पास बैठ जाती है। एकता जी वही प्लेट रखकर, पहले दोनों ने खत्म करो और पूरी शादी होने के बाद तक तुम अपने खाने पीने में कोई कोताही नहीं बरतोगी। एकता जी की बात सुन के दोनों हाँ की सिर हिला देती हैं। तभी एकांशी नहा के बाहर आती है। एकता जी उसे, अंशी बेटा रेडी होने से पहले तुम भी कुछ खा लो और अपनी भाभियों को भी खिला देना, मैं नीचे काम देखती हूँ, फिर दोनों को देख और तुम दोनों सारा खाना फिनिश होना चाहिए। एकता जी के जाने के बाद तीनों नंद भाभी ने खाना खाया और फिर एकांशी को रेडी होने का बोल कमरे से चली गई। पिंकी और संजना दोनों रेडी थी। हालांकि पिंकी को अभी राग की रस्में भी करनी थी, इसलिए वो राघव के साथ फार्म हाउस की दूसरी तरफ चली गई थी, जहां राग रेडी था। अनु जी उसे देख, अच्छा हुआ तू आ गई, आजा राग को टिका करके इसके आरती उतार। पिंकी अपने सिर पर पल्लू लेके पहले उसका टीका करती है, उसके बाद उसकी आरती उतार के उसकी नज़र उतार लेती है। उसके बाद अनु जी राघव के हाथ की सेहरा देके, राघव बेटा ये लीजिए, राग को पहना दीजिए। राघव उनके हाथ से सेहरा लेके राग के सिर पर पहना देता। वैसे बाद उसे घोड़ी पर बिठाने के बाद, तो लीजिए साले साहब, मैंने अपनी यहाँ की जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब एक भाई आपसे मिलेगा। फिर राज और पिंकी को देख, आप दोनों बारात के साथ जाए। वो दोनों कुछ कहते उससे पहले राघव उन्हें बीच के रोककर, राज तू अपने दोस्त का फर्ज निभा, वहां पर मैं हूँ, और पिंकी आपका भाई है राग, और आपका यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है, बाकी संजना और माँ है वहाँ, फिर वहाँ पहुँचते ही तुम अपनी जिम्मेदारी निभाना। राघव की बात सुन के पिंकी हाँ में सिर हिला देती है। वही राघव दोनों से मिलके बाकी सबको बताकर फार्म हाउस की दूसरी तरफ आ जाता है। वही राग की बारात पहले थोड़ी दूर मंदिर तक जाके वापस आने वाली थी। राग और सबके मंदिर पहुंचने पर अनु जी मंदिर में राग को धोख खिलाती है। उसके बाद उनकी बारात नाचते गाते फार्म हाउस पहुंच गए थे। बारात की आवाज सुन के सभी दरवाजे पर आ गए। वही संजना एकांशी के पास आके उसे देखती है, जो दुल्हन के जोड़े में आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। संजना उसके पास आके उसके हाथ में चावल देके, अंशी नीचे राग खड़े हैं, जाओ ये लेके उनके ऊपर डालने हैं तुम्हें, लेकिन ध्यान रखना राग की नज़र तुम्हारे ऊपर नहीं पड़े। एकांशी वहां से खिड़की के पास आके
मुट्ठी भरे चावल राग के ऊपर डाल देती है। इससे पहले राग उसे देखता संजना ने उसे पीछे खींच लिया। वही राग भी मुस्कुरा कर नीचे देखने लगा। एकता जी राग के पास आके पहले उसकी आरती उतारी, उसके बाद उसे टिका खींच के हल्के से उसकी नाक खींचकर अंदर लाके चेयर पर बिठा दिया। वही यश जी ने साधी जेंट्स के गले में माला डाल के उनका स्वागत किया। राग की स्टेज में ले जाके बिठा दिया था। अब इंतजार था एकांशी का, जिसे लेने राघव राज, पिंकी और संजना दोनों गए हुए थे। एकांशी को दुल्हन के रूप में देख दोनों भाइयों की आंखें नम हो गई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। वही पिंकी खुद की नम आंखें साफ करके एकांश के पास आके उसे नजर का टीका लगाकर बहुत सुंदर लग रही है, मेरी गुड़िया किसी के नजर ना लगे। उसके बाद चारों मिलके उसे लेके नीचे की तरफ बढ़ जाते हैं। आंखें पांचों की नम थी, लेकिन एक दूसरे को दुखी न करने की वजह से सबने खुद के जज्बातों पर काबू किया हुआ था। एकांशी के नीचे सीढ़ियों पर आते ही सबकी नजरें उसकी तरफ चली जाती है। मेहरून कलर के लहंगे में एकांशी का गोरा रंग और निखर कर आ रहा था। वही राग की नजरें उसके ऊपर गई तो थम के रह गई। उसकी अंशी उसे हर रूप में सुंदर लगती थी, लेकिन आज वो उसकी दुल्हन बनके उसके सामने खड़ी थी। उसकी वो नीली आंखें बहुत सुंदर लग रही थी, ऊपर से उन नीली आंखों में गहरा काजल। राग के दिल की धड़कने बढ़ा रहा था। जैसे जैसे एकांशी उसके करीब आ रही थी, दोनों को ही धड़कने तेज हो रही थी। हालांकि दोनों पहली बार इस रिश्ते में नहीं जुड़ रहे थे, वो पहले भी इस बंधन बंध गए थे। हालांकि उनका रिश्ता किसी भी पर्दे में नहीं था, लेकिन आज सिचुएशन अलग थी। पहले दोनों एक अनदेखे रिश्ते बंधे थे, लेकिन इस बार वो पूरे दिल से एक दूसरे के होने वाले थे। राग को ऐसे एकांशी को एकटक देखते देख साकेत उसके पास आके, साले तेरी ही है वो और कुछ घंटों बाद तेरी हो जाएगी, इसलिए उसे ऐसे ताड़ना बंद कर। साकेत की बात सुन के राग उसे देख अपनी नज़र उसके ऊपर से हटा लेता है। तभी एकांशी स्टेज के नीचे खड़ी थी, जिसमें राग खड़ा होकर उसके आगे अपना हाथ कर देता है। राग का हाथ देख एकांशी अपनी नजरें उठा के राग को देखती है। दोनों की नजरें मिलते ही वो अपनी नजरें झुका कर राग के हाथों में अपना हाथ रख देती है। तभी पीछे गाना बज जाता है, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो साथ हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाओ फना। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नत मेरे साथ हो, तू जो साथ हो फिर क्या जहां, तेरे प्यार में हो जाओ फना। राग ने एकांशी का हटा पकड़ उसे अपने पास खड़ा कर लिया था। अभी भी उसने एकांशी का हाथ नहीं छोड़ा था, वही एकांशी ने भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था। पिंकी वहां आके राग के हाथ में माला देती है और दूसरी माला संजना एकांशी के हाथ में देती है। फिर उन्हें देख सब्र करो, हाथ पकड़ने का मौका भी मिलेगा, अभी पहले अपनी जय माला की रस्म करो। संजना की बात सुन के एकांश का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वही राग झेपते हुए अपनी नजरें इधर उधर कर लगता है। पिंकी एकांशी को देख, अंशी बच्चा राग के गले में माला डालो। एकांशी राग के गले में जैसे ही माला डालने को हुई, पीछे हुए साकेत और साहिल ने राग को ऊपर उड़ा लिया, जिसके बाद एकांशी उसके पास नहीं पहुंच पा रही थी। काफी कोशिश करने के बाद जब वो राग के गले में माला नहीं डाल पाए, वो अपना हाथ नीचे करती, तभी राघव ने उसे गोद में उठा लिया। जिसके बाद एकांशी ने एक नज़र राघव को देखा तो राघव इशारा करके राग के गले में माला डालने को बोलता है। एकांशी मुस्कुराते हुए उसके गले में माला डाल देती है। अब बारी राग की थी। इस बार राग ने जैसे ही एकांशी के माला दोनों चाही, राज ने जल्दी से एकांशी को गोद में उठा लिया। राग उसे देख, ओए ये गलत है। राज उसकी बात सुन के, कुछ गलत नहीं है, चल माला डाल। राग मुंह बना के, तुझे तो बाद में अच्छे से देख लूंगा। राग की बात सुन के राज देख लेना, जैसे मन करे वैसे ढलेना, लेकिन अभी माला डाल। जब काफी देर तक राग माला नहीं डाल पाता तो एकांशी राज से उसे नीचे उतारने को कहती है। राज उसे मुस्कुरा कर नीचे उतार देती है। एकांशी धीरे से चल के अपने घुटनों के बाल नेक जाती है। उसे ऐसे देख राग उसे जल्दी से खड़ा करता है और उसके गले में माला पहना देता है। राग आगे बढ़ के उसका माथा चूम लेता है। वही पूरे हॉल में जोर से हूटिंग होने लगती है। वही सभी बड़े मुस्कुरा देते हैं। थोड़ी देर बाद फोटो सेशन होता है, जिसमें सभी बड़े छोटे भर भर के फोटो करा रहे थे। वही एकांशी बैठे बैठे काफी थक गई थी, जिस वजह से उसका हाथ बार बार अपनी कमर पर जा रहा था और अभी तो उसे फेरों पर भी बैठना था। राग जो काफी देर एकांशी को नोटिस कर रहा था, कैमरा वाले से रुकने का इशारा करके राज को वहां बुला के उसके कान में कुछ कहा तो राज की नज़र भी एकांशी पर गई। राज कैमरा मैन और बाकी सबसे, चलिए आप सब भी खाना कह लीजिए, वैसे भी आगे की रस्में भी करनी है, तब तक ये दोनों आराम कर लेंगे। राज ने पिंकी और संजना को देख दी। अंशी को लेके खाने की टेबल पर लेके आइए, मैंने खाना लगवा दिया है। राग तू भी आ जा और फिर थोड़ी देर दोनों आराम कर लो।
वरना अभी बाकी की रस्मों में थक जाओगे। राज की बात सुन के सब लोग खाना खाने चले गए। वही राज राग के साथ वहां गया जहां उन्होंने राग और एकांशी का खाना लगवाया था। वही राज, राघव, कृष्ण वो सारे दोस्त भी खाने बैठ गए थे। अनुराग की बच्चे को गोद में लेके उसे भी बैठकर खाना खाने की बोल वहां से चले गए थे। सबने साथ बैठकर खाना खाया और घर राग और एकांशी को थोड़ी देर आराम करने की बोल उठे उनके कमरे में भेज दिया। करीब 1 घंटे बाद फेरों की रस्म शुरू होने वाली थी, जिसके लिए दोनों का आराम करना सही था। दोनों के करीब 1 घंटे आराम करने के बाद पंडित जी मंडप में बैठ चुके थे। उन्होंने पहले दूल्हे को बुलाने को बोला, इसके बाद राग के आने के बाद कुछ रस्में कराई, फिर सबको देख दुल्हन को लेके आइए। पिंकी और संजना ने एकांशी को लाके मंडप में बिठा दिया। जैसी बात पंडित जी दोनों को रस्में कराने लगे। पंडित जी ऊपर देखते हुए लड़की के माता पिता को कन्यादान के लिए बुलाए। एकांशी हो मंडप में बैठने के बाद ही रो रही थी। कन्यादान का नाम सुनते ही उसकी सिसकियों की आवाज तेज हो गई। शादी संपन्न हुई। पंडित जी ने लड़की के माता पिता को बुलाया कन्यादान के लिए, और कन्यादान का नाम सुनते ही एकांशी, जो अभी तक हल्की हल्की सिसकियों के साथ रो रही थी, उसकी सिसकियों की आवाज तेज हो गई, जिसे सुन राग के साथ साथ बाकी सब भी परेशान हो गए थे। एकता जी और यश जी दोनों ने खुद को मजबूत किया और मंडप की तरफ बढ़ गए। वही राग ने एकांशी का हाथ कस के थाम लिया था। एकता जी और यश जी मंडप में आके बैठ गए थे और जैसे जैसे पंडित जी बता रहे थे वैसे ही सारी रस्में करने लगे। लेकिन एकांशी का दर्द से दोनों से देखा नहीं जा रहा था। एकांशी के रोने की आवाज सुनकर राज और राघव वहां से दूसरी तरफ चले गए, जिनके पीछे पिंकी और संजना भी चली गई। वो खड़ा हर शख्स एकांशी के रोने से परेशान हो गया था। पंडित जी ने जल्दी से कन्यादान की रस्म कराई। उसके बाद लड़की के भाइयों को मंडप में बुलाया। एकता जी राघव को वहां नहीं देखकर एकता जी ने साकेत को इशारा किया राघव राज को बुलाने के लिए। साकेत ने उन्हें इशारा किया। जिस तरफ राघव गए थे उसी तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ सजना और पिंकी राज और राघव को दिलासा दे रही थी, अगर वह ऐसे ही करेंगे तो एकांशी को कौन संभालेगा। पिंकी राघव के गद्दे पर हाथ रखकर, राघव ये समय बिखरने का नहीं बल्कि अपनी बहन को संभालने का है। अगर आप ऐसे करोगे तो गुड़िया को कैसे संभालोगे। वही साजरा राज को देखते, दीदी बिल्कुल सही कह रही है राज, आप दोनों ही ऐसे करोगे तो अंशी को तो संभाल नहीं पाओगे ना। पिंकी दी और संजना बिल्कुल सही कह रही है, आप दोनों अपने आप को संभालो और पंडित जी ने आप दोनों को पर मंडप बुलाया है। आप दोनों को ऐसे देखकर एकांशी खुद को संभाल नहीं पाएगी और अगर वह ऐसे ही रोती रही तो तबीयत खराब हो जाएगी। आप लोग समझ रहे हो ना मेरी बात, अगर उस तबीयत खराब हुई तो उसको परेशानी हो जाएगी। अभी शादी की कितनी ही रस्में बच रही है, जिसके लिए उसकी तबीयत सही होना ज़्यादा जरूरी है। साकेत की बात सुनकर दोनों भाई अपने आप को नॉर्मल करते हैं, मंडप की तरफ बढ़ जाते हैं। पंडित जी दोनों को इशारा करके पर मंडप में बुलाते हैं। उसके बाद पंडित जी लड़के की बहन को बुलाते हैं गठबंधन के लिए। पंडित जी की बात सुन के पिंकी अनु जी के इशारे पर मंडप पर जाने का इशारा करती है, जिसे देख पिंकी ऊपर जाकर दोनों का गठबंधन करती है और नम आंखों से अंशी का सिर पर हाथ फेर कर नीचे की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि अभी दिलासा देने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं थे। पिंकी के जाने के बाद पंडित जी ने राग और एकांशी को खड़े होने के लिए बोलते हैं। इसके बाद उनकी फेरों की रस्म शुरू होती है। पंडित जी के कहते राग खड़ा हो जाता है, लेकिन एकांशी बैठी रहती है, जिसके बाद राघव उसे सहारा देकर खड़ा करता है। उसकी हालत रोने की वजह से काफी खराब थी। उसको संभालने के लिए राग राघव को इशारा करता है और अंशी का हाथ थाम लेता है। उसके अंशी को ऐसे संभालने से सभी बड़ों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वही पंडित जी के सारे से राघव और राज अंशी के हाथ में बारी बारी से खिल देने लगे, जिन्हें एकादशी फेरों के साथ साथ अग्नि में अर्पण कर रही थी। दोनों ने साथ साथ फेरे लिए। तभी पीछे बैकग्राउंड में गाना बजने लगा। तारे हैं बाराती, चांदनी है यह बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेकर हाथ, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। तारे हैं बाराती, चांदनी है यह बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेकर हाथ, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। गंगा जमुना से भी पावन तेरा मेरा बंधन, तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन, जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा साथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेकर हाथ, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। दोनों के फेरे पूरे हो गए थे। पंडित जी ने दोनों को नीचे बैठने को कहा और राग की तरफ थाली बढ़कर बेटा वधू की मांग में सिंदूर भरो। रागिनी पंडित जी को देखा, उसके बाद सिक्के की मदद से एकांशी की मांग भर दी, जिसमें से थोड़ा सा से दूर एकांशी की नाक पर गिर गया।
एकांशी की आंख में से आंसू की एक बूंद राग के हाथ पर गिरी, जिसके बाद राग ने हल्के से सबकी नजरों से बचाते हुए उसके आंसू साफ किया। उसके बाद पंडित जी ने राग की तरफ मंगलसूत्र बढ़कर एकांशी को पहनने को बोला। राग ने पंडित जी के हाथ से मंगलसूत्र लिया और आराम से एकांशी के गले में पहना दिया। एकादशी की आंखें इस नए स्पर्श से ही बंद हो गई। ऐसा नहीं था उनकी शादी पहली बार हो रही थी, वह पहले भी शादी में मंडप में बैठ चुके थे, लेकिन इस बार दोनों के दिल एक थे। पहले दोनों अपने परिवार की खुशी के लिए इस बंधन में बंधे थे, लेकिन इस बार दोनों अपने दिल, रूह और जान से एक दूसरे के साथ इस पवित्र बंधन में बंध रहे थे। पंडित जी ने दोनों को कहा, आप दोनों आज से पति पत्नी हुए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी के खाने के बाद दोनों खड़े हुए और ओम जी की तरफ बढ़ गए। दोनों ने ओम जी के पैर छुए। ओम जी दोनों को कंधों से पकड़ के अपने गले से लगा कि खुश रहो, तुम्हारी जोड़ी हमेशा सलामत रहे, भगवान तुम्हें हर बुरी नज़र से बचाए। उसके बाद दोनों ही अनु जी और अनुराग जी की तरफ बढ़ गए। वहां जाकर उन्होंने दोनों के पैर छुए। अनु जी ने उनके झुकने से पहले ही एकादशी को उठाकर अपने गले से लगा लिया। अनु जी एकादशी को प्यार से झड़की देकर कितनी बार कहा है, मेरे पैर में छुआ करो तो मेरी बहू ने की बेटी हो, इसलिए मेरे पर छोड़ने की जगह मेरे गले से लगा करो, सुकून मिलता है जब तुम इस गले से लगती है। अनु जी की बात वहां खड़े हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वही एकांशी भी अनु जी की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। उसकी मुस्कुराहट देख अनु जी, तुम्हारे चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट रहे, भगवान तुम्हारी मुस्कान ऐसे ही बनाए रहो। उसके बाद प्यार से उसका माथा चुपकर रख को देख उसे भी गले से लगती है और दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में लेकर एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना, अपने रिश्ते में भरोसा, प्यार और सम्मान बनाए रखना। रात को थोड़ी सख्त नज़रों से देखते हुए, खबरदार, जो मेरी बेटी को परेशान किया था, अगर तूने से परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी माँ की बात सुनकर आप मेरी माँ हो या इसकी शादी हुई नहीं, आप मेरे को पहले ही धमकी देने लग गए, ये तो गलत बात है ना माँ, मैं आपका बेटा हूँ। तू मेरा बेटा है तो क्या हुआ, ये भी तो मेरी बेटी है। खबरदार, जैसे कोई तकलीफ हुई तो तेरा काम होगा और पकड़ने वाली मैं होंगी। अपनी माँ की बात सुनकर रात का भी बन जाता है। वही उसके सभी दोस्त हंसने लगते हैं। राज अपने दोस्तों को देख बड़ी हंसी आ रही है। मेरा टाइम भी आएगा तब बताता हूँ तुम्हें, उसके दूसरा को देखेंगे, पहले हमारा टाइम तो आने दे। अनुराग जी भी दोनों को गले लगाकर, हमेशा खुश रहो तुम दोनों की जोड़ी, महादेव अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अनु जी और अनुराग जी के बाद दोनों एकता जी और यश जी की तरफ बढ़ जाते हैं। एकादशी जैसी अपने माँ पापा के पास जाती है, उसकी रुलाई फूट जाती है। दोनों के गले लगा वह जोर जोर से रोने लगती है। यश जी की भी आंखें दम हो जाती है। वह एकादशी के सिर पर हाथ फेर कर, अलसी बच्चा, तबीयत खराब हो जाएगी, गुड़िया रात के बारे में सोचो, उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी तो मैं रोते देखे। एकता जी अपने नाम आंखें साफ कर एकादशी के सिर पर हाथ फेर कर, बस बच्चा शांत हो जाए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। उसके बाद रात के सिर पर हाथ फिर कर, तुम दोनों हमेशा खुश रहो, भगवान तुम्हें हर बड़ी भूल से बचाए, तुम्हें हर मुसीबत से लड़ने का साहस दे। हालांकि दोनों की शादी समय पर निपट गई थी, इसी वजह से विदाई में समय था। एकता जी ने एकांशी को पिंकी के साथ उसके कमरे में आराम करने भेज दिया। वही राग को भी उन्होंने आराम करने के लिए बोला कि कल सुबह दोनों को थकान होने वाली थी और उनकी काफ़ी सारी रस्में अभी यदुवंशी हाउस में कल सुबह होने वाली थी, जिसमें दोनों को थका डोरा लॉज में था। रागिनी एक बार अनु जी की तरफ देखा। अनुज हीरो से आराम करने के लिए जाने का इशारा किया तो वह भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अभी भी उसे एकादशी की चिंता हो रही थी। वह एक बार उसे अकेले मिलना चाहता था, लेकिन इस समय विदाई से पहले एकांकी से मिलना उसका मुंह के नहीं था। वह मन मार कर बेड पर लेट गया। थकान की वजह से उसकी आंख लग गई। वही कमरे में आकर एकांशी एक बार फिर से रोने लगी। पिंकी ने जैसे तैसे करके उसे चुप कराया और उसके सिर पर थपकियां देने लगी। इसके बाद एकांशी के सर दर्द, कुछ थकान की वजह से आंख लग गई। चूंकि 2 घंटे बाद विदाई का बुरा था, इसलिए पिंकी ने उसे जगाना सही नहीं समझा और उसे ब्लैंकेट से अच्छे से करके नीचे आ गई। नीचे आकर उसे देखा एकता जी, पिताजी और संजना एकांशी के साथ जाने वाला सामान राखी गाड़ी में रखवा रहे थे। वहीं पर अनु जी भी खड़ी थी। पिंकी को नीचे आता देख अनु जी, एकादशी ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, अभी वह ठीक है, शायद थकान की वजह से नींद आ गई। मैं भी अभी जगह सही नहीं समझा, क्योंकि विदाई में भी काफ़ी समय है, तब तक वह रेस्ट कर लेगी तो उसके लिए सही है। वैसे रात कहाँ है? अनु जी पिंकी की बात सुनकर, रात को भी मैंने उसके कमरे में भेजा है। आज का दिन भी थकान भरा था। कितनी रात मेरे बजे थी? कल का दिन भी कथा कांड भरा होने वाला है। शाम को रिसेप्शन है उनका, जितना वो रेस्ट करेंगे ना उनके लिए अच्छा है। उसके बाद राघव और पिंकी को देखा, तुम दोनों तुम्हारे साथ यदुवंशी हाउस से चल रहे हो ना, आखिर अपनी भाभी होने का फर्ज तो निभा
लिया अब नंद की जिम्मेदारी संभालने की बारी है। एकता जी अनु जी की बात सुनकर पिंकी से, हाँ बेटा अनु जी सही कह रही है, यहाँ की जिम्मेदारी पूरी, अब एक बार अपनी बहन की जिम्मेदारी पूरी करो तुम और राघव यहीं से यदुवंशी हाउस जा रहे हो, बाकी का काम हम संभाल लेकर उसके बाद राज को देशराज भाई का फर्ज तो पूरा हो गया, अब अपने दोस्त का फर्ज निभा तो वह सजना भी यदुवंशी हाउस जाओ उसके बाद अनु जी। एकता जी की बात सुन के, आपने सही कहा, ये रहेंगे तो अंशी को भी कंफर्टेबल होगा, वह भी उदास नहीं होगी। अनुज और एकता जी की बात पर चारों ने एक दूसरे को देखा, उसके बाद हमें से रुला दिया, वह भी कुछ समय उसकी उदासी दूर करना चाहते थे। एकादशी आज इतना होली थी कि उसकी तबीयत खराब होने का डर था, और अगर एकादशी की तबीयत खराब होती तो रात का मूड ऑब्वियसली सेट होता, क्योंकि वह डॉक्टर वाले मोड में फिर से जाग जाना था। सभी बड़ों ने मिलकर तय किया, चारों बच्चे यदुवंशी हाउस ही जाने वाले थे। एकादशी के गृह प्रवेश के बाद वह वापस गुप्ता हाउस जाने वाले थे। ओम जी सबको देख जितने भी रिश्तेदार थे सबको यदुवंशी हाउस के लिए भेज दिया था, बाकी उनके गांव के लोग शादी के बाद भी खाना खाकर अपने अपने घर के लिए चले गए थे। फार्म हाउस में सिर्फ कुछ ही रिश्तेदार और घर के लोग ही बचे थे जो विदाई के पास जाने वाले थे। ओम जी भी वहां से गाड़ी लेकर यदुवंशी हाउस के लिए निकल गए थे, क्योंकि अनु जी और अनुराग जी थोड़ी देर बाद जाने वाले थे। एकांशी की विदाई होने के बाद वह लोग पहले ही वहां से निकलने वाले थे। एकादशी और राग गाड़ी में पिंकी और राघव जाने वाले थे। विदाई करीब 2 घंटे पूरे हो गए थे। एकांशी की विदाई का समय हो गया था। पिंकी और संजना उसे कमरे में विदाई के लिए तैयार कर रही थी। जहां एकांशी की आंखों में आंसू बंद नहीं हुए थे, वहीं संजना और पिंकी की भी आंखें बार बार आंसुओं से भरे जा रहे थे, जिन्हें वह दोनों बहुत ही बेरहमी से पूछ रही थी। तभी नीचे से जानवी आकर पिंकी दी, संजना एकांशी को नीचे बुलाया है, विदाई का समय हो रहा है, नीचे राग और सब लोग आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। विदाई का नाम सुनते ही एकांशी का रोना तेज हो गया। नीचे एकांशी संजना पिंकी और जानवी को नहीं आता देख एकता जी ने राघव को राज को इशारा करके ऊपर जाने को बोला। दोनों ने खुद को मजबूत किया और एकांशी के कमरे की तरफ बढ़ गए। वहीं राग के साथ सभी रिश्तेदार। एकता जी कुछ रस्म कर रही थी जो कि विदाई से पहले दूल्हे के साथ की जाती, लेकिन रात का ध्यान तो रस्मों पर था ही नहीं, उसका ध्यान एकांशी पर था जो कि अभी तक नीचे नहीं आई थी। उसे चिंता हो रही थी कहीं ज्यादा रंग की वजह से एकांशी की तबीयत खराब ना हो जाए। राजमन में पता नहीं इस लड़की ने सुबह से दवाई ली है या नहीं, सुबह से रोए जा रही है, पक्का तबीयत खराब करेगी। वहीं दूसरी तरफ राघव और राज जो एकांशी को लेने आए थे, उसके रूम के बाहर एकांशी के रोने की आवाज़ साफ साफ सुन सकते थे। दोनों के ही कदम अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अंदर तो जाना था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों के इशारों से एक दूसरे को हिम्मत बधाई। उसके बाद दोनों ही कमरे के अंदर चले गए। जैसे ही पिंकी संजना की नज़र राज और राघव पर गई से गई, दोनों की आंखों में आंसू बह निकले। राघव और राजनीति दोनों को ही शांत होने का इशारा किया और एकांशी जो कि पिंकी के गले लगे सुबक रही थी, उसे अपनी तरफ करके राघव ने एकांशी का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे प्यार से समझाकर, बच्चा इतना रोएगी तो तबीयत खराब हो जाएगी, राग को भी तकलीफ होगी, क्या तू चाहती है उसे तकलीफ हो? जानती है ना, तेरी खुशी के लिए वह कुछ भी कर सकता है, तेरी खुशी के खातिर इतने महीने से वह तुझसे दूर था और अभी तेरे चेहरे को उदासी देखेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। अभी यदुवंशी हाउस जाकर जाने कितनी ही रिचुअल्स तुम दोनों को करनी है, ऐसे में अगर तेरी तबीयत खराब हुई तो अनु माँ और बाकी सबको भी बुरा लगेगा। क्या तू चाहती है सबकी उदासी का कारण तू बने? राघव की बात सुनकर एकांशी अपनी भरी आंखों से ही ना ऐसे हिला देती है। राघव प्यार से उसका माथा चूम कर, मेरी प्यारी गुड़िया रानी चल नीचे, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। राघव बहुत ही प्यार से नीचे सबके बीच ले आया। एकांशी का रोना कम हो गया था लेकिन बिल्कुल बंद नहीं हुआ था। एकता जी और यश जी की नम आंखों देखा उसका रोना फिर से तेज हो गया, भाग के एकता जी के गले लग गई। वही एकता की भी खुद को नहीं रोक पाए। अपनी बेटी को खुद से दूर भेजना उनके लिए भी आसान नहीं था। आखिर सालों बाद उन्हें उनकी बेटी मिली थी जिसके ऊपर वह अपनी ममता लूटा सकती थी। उनका भी सब्र का बांध टूट गया और उसे गले लगाकर वह भी फफक कर रो पड़ी। वहां खड़े हर शख्स की आंखें नम थी। यश जी जो कब से अपने आप को रुके हुए थे, माँ बेटी का रोना देखा उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वह भी उन्हें गले लगाकर रो पड़े। सालों से एकता जी अपने बच्चों से दूर थी तो वह भी कहाँ उन बच्चों के करीब थे। साथ रहकर भी वह उनसे दूर होते हुए उन्हें खुद पता नहीं चला। राघव के तो वह फिर भी करीब थे, लेकिन एकांशी तो उनसे कब दूर हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन एकता जी के लौट के बाद जो महीने उन्होंने अपनी बेटी के साथ बताए वह पिता के लिए उनके लिए सबसे सुखद समय था। वैसे भी कहते हैं बेटी पिता के ज़्यादा करीब होती है, पिता चाहे कितना भी सब दिखा ले लेकिन बेटी में उसकी जान बसती है। एकांशी तो उनकी शुरू से ही छोटी सी गुड़िया रही थी, बस हालत कुछ ऐसे हुए कि वह उससे दूर होते गए। वहां खड़े किसी में उन्हें चुप करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। यश जी को एहसास हुआ एकांशी का भार ज़्यादा हो गया है। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ज़्यादा रोने की वजह से वह बेहोश हो गई है।
उन्होंने एकता जी को इशारा किया और उसे संभाल के वहीं पास रखे सोफे पर लेटा दिया। एकांशी को इस तरह देख सब लोग घबरा गए। राग कब से एकादशी का रोना सुनकर और एकता जी यश जी को भी देखकर दूसरी तरफ मुंह किए खड़ा था। अनु जी की आवाज से उसका ध्यान टूटा। राग ने चेहरा पीछे करके देखा। एकांशी को सोफे पर लेटा देखकर जल्दी से उसके पास आया। एक बार उसे इस तरह देखकर घबरा गया, लेकिन दूसरे पल खुद को संभाल कर उसका चेकअप करने लगा। पीछे खड़े सभी लोगों के चेहरे पर चिंता के भाव थे। थोड़ी देर बाद अंशी का चेक करने के बाद पीछे की तरफ देखकर और सबको सबके चेहरे पर चिंता के भाव देखकर, चिंता की कोई बात नहीं है, ज्यादा रोने और सुबह से कुछ ना खाने की वजह से बेहोश हो गई है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। अनुराग जी और ओम जी यश जी के पास आकर हमें लगता है एकांशी की विदाई कर देनी चाहिए। अगर उसे होश जाएगा वह फिर से रोएगी और उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। यश जी और बाकी सबको अनुराग जी की बात सही लगी और अनुराग जी यश जी के पास आकर आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी राघव राज, पिंकी और संजना हमारे साथ यदुवंशी हाउस जा रहे हैं। एकादशी को अकेला महसूस नहीं होगा। वह कौन सा पहली बार यदुवंशी हाउस जा रही है, पहले भी वह हमारे घर में हमारी बेटी बनके गई थी, फिर से हम हमारी बेटी को ले जा रहे हैं। आप हमारी तरफ से बिल्कुल निश्चित रहिए, उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अनुराग जी की बात सुनकर वो अपने दोनों हाथ उनके आगे जोड़कर जानते हैं, विश्वास है आपके ऊपर, आपके भरोसे हमने अपनी बिटिया पहले भी आपके घर भेजी थी, फिर अब तो माहौल और सिचुएशन में अलग है। पहले हमारी बच्ची अपने हमसफर से बिल्कुल अनजान थी, लेकिन अब उन दोनों की एक दूसरे में जान बसती है। दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं है। गुड़िया आपके परिवार के लिए अजनबी है, बस ये दिल बहुत नादान है, ज्यादा मिलने पर और ज्यादा की इच्छा रखता है। जो समय अपने बेटी के साथ बचपन से नहीं बीता पाए वह आपकी और राग बदौलत हमें अब बिताने का मौका मिला है। अनुराग जी यश जी का हाथ पकड़कर, हम आपके जज्बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आखिर हम भी एक बेटी के पिता हैं, बस फर्क इतना है आप बचपन से अपनी बेटी को प्यार दुलार नहीं दे पाए जो आपको इन महीना में मिला है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही समय मिलेगा हम कुछ दिन के लिए को आपके पास छोड़ देंगे। यश जी अनुराग जी की बात सुनकर नम आंखों से, ये तो आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है, इतने महीने अपने घर की लक्ष्मी राग ने अपनी पत्नी को हमारे पास छोड़ ताकि हम उसके साथ वह समय बिता पाए, यही हमारे लिए काफ़ी है। हम जानते हैं एक बहू की भी अपने परिवार की तरह बहुत ही सी जिम्मेदारियां होती हैं और हम बहुत खुशनसीब हैं कि मेरी बेटी को आपके जैसे ससुराल वाले मिले हैं। अगर आपके जैसे ही सास ससुर होने लगे तो कोई भी माँ बाप एक बेटी के लिए दुखी नहीं होंगे, या कोई भी बेटी कभी भी अपने माँ बाप की खुशी के लिए आत्महत्या नहीं करेगी। यश जी की बात सुनकर अनुराग जी, आप गलत कह रहे हैं, ऐसी हमने एक बेटी देकर दूसरी बेटी पाई है, इसी तरह आप भी तो हमारी बेटी का उतना ही ख्याल रखते हैं। पिंकी और एकांशी में हमारे मन में कोई फर्क नहीं है, पिंकी हमारे लिए हमारी बेटी है, इस तरह एकांशी भी हमारे घर की रौनक है। उसके घर में होने से हमारे घर में अलग ही एक सुकून महसूस होता है, हमारा घर हमेशा चहकता रहता है। आप हमें बार बार धन्यवाद करके शर्मिंदा करेंगे तो उसे हिसाब से हमें भी आपके हाथ जोड़ना चाहिए, आखिर आप भी तो हमारी बेटी ख्याल रखते हो। अनु जी की नज़र अब इन दोनों पर ही बनी हुई थी, उनके पास आकर आप दोनों की बातें तो कभी खत्म नहीं होगी। विदाई का मुहूर्त निकाला जा रहा है, विदाई की तैयारी करें। जी की बात सुनकर दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और दोनों हमें अपना गर्दन हिलाकर उस तरफ बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद एकांशी की विदाई की सारी रस्में पूरी हो गई थी। हालांकि एकादशी अभी होश में नहीं थी, लेकिन अनुराग जी के कहने के बाद उसके बेहोशी में ही विदाई की रस्में शुरू हुई। राघव ने संभाल के उसे गोद में उठाया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया, उसकी आंखें नम थी। राघव ने संभाल के उसे गाड़ी में बैठाया, वही उसके बाद राग भी आराम से गाड़ी में बैठ गया। उसने सहारे से एकांशी को संभाल के अपने कंधे पर उसका कर रख लिया। वही राज और राघव ने उनकी गाड़ी को धक्का दिया, जिसके बाद गाड़ी फार्म हाउस से यदुवंशी हाउस के लिए चल पड़ी। उनकी गाड़ी थोड़ी दूर जाके रुक गई क्योंकि उनके साथ पिंकी और राघव भी जाने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस पर एकता जी यश जी के गले लगकर रो रही थी। अनुराग जी ने राघव और पिंकी को राज और संजना के साथ गाड़ी में बैठकर, वहां पर राग की गाड़ी खड़ी है, आप लोग का इंतजार कर रही, और राघव तुम दोनों एकांशी के साथ जाने वाले हो, मैं तुम्हारी माँ तुम्हें यदुवंशी हाउस में मिलेंगे। राज और संजना तुम दोनों बेटा यदुवंशी हाउस के लिए निकलो। अनुराग जी की बात सुनकर चारों पहले यश जी और एकता जी के पास आकर, माँ पापा आप लोग चिंता मत करना, हम लोग हैं एकांशी के साथ शाम को वापस आते हैं। एकता जी और यश जी उनकी बात सुनकर हमें सिर हिला देते हैं, फिर ध्यान से जाने और एकादशी का ध्यान रखने की बोल वहां से जाने का इशारा करते हैं। चारों अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। एकता जी और यश जी नम आंखों से देखते हैं। अनुराग जी और अनु जी उनके पास आकर, खुद को संभालिए, आप दोनों बस अभी शाम को रिसेप्शन पार्टी में आ रहे हैं, उसके बाद कल पग फेरे की रस्म में वह आपके पास होगी, इसलिए संभालिए खुद को, वरना आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी।
एकता जी और यश जी उनकी तरफ देखकर हमें सिर हिला देते। इसके बाद अनुराग जी अनूप जी अपनी गाड़ी से यदुवंशी हाउस के लिए निकल जाते हैं। ओम जी और बाकी के बच्चे रिश्तेदार पहले ही यदुवंशी हाउस में चले गए थे। एकता जी और रेसिपी वहां से गुप्ता हाउस के लिए निकल गए। उनके साथ एक दो रिश्तेदार और थे जो कि गुप्ता हाउस के लिए जाने वाले थे और एकांशी की पग फेरे के रस्म के बाद वह अपने अपने घर जाने वाले थे। राज ने अपनी गाड़ी राग की गाड़ी के पास रोक, जिसके बाद पिंकी और राघव दोनों ही राग की गाड़ी में बैठ गए। राघव ने एक नज़र एकादशी को देखा जो अभी भी बेहोश राग की बाहों में सोई हुई थी। राग की नज़र जैसे ही राघव पर जाती है उनके नम आंखें देख, जीजू ये बिल्कुल सही है, बस थकान और ज्यादा रोने की वजह से बेहोश है। आप चिंता मत कीजिए, अगर आप सभी ऐसे करोगे तो इसे कैसे संभालोगे? क्या मेरे ऊपर आपको भरोसा नहीं है? राघव उसकी बात सुनकर, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। बस एकांशी इतने समय हमारे साथ रही, उसके बाद उसे दूर जाना दिल को अलग ही तकलीफ दे रहा है। जो यादें बचपन में हम इसके साथ नहीं बिता पाए वही यादें हमें तुम्हारी वजह से ही किस्मत में मिली है। हम सब जानते हैं तुमसे ज्यादा ध्यान इसका कोई नहीं रख सकता।